मैसेज जाने से मुझे जस्ट कंफर्म करना सर। हुआ है क्या? होएगा सर आजा। ओके ओके सर। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सर अगेन। तो बेसिकली आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग सर डिविडेंड डिसीजंस जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है डिविडेंड डिसीजंस पे। लास्ट वीक डिविडेंड डिसीजंस का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझाया था। आई होप आप सबको याद है। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा आज रिकॉल भी करा दूंगा। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट सर आज हम लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट में बात करेंगे जो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। मतलब कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, फार्मूला का काफ़ी यूज़ होगा आज। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आज आपको कंपनी वैल्यूएशन करना थ्रू डिविडेंड डिसीजंस। जो लोग स्टॉक मार्केट में अलग से पढ़ाई करते हो उनको स्टॉक वैल्यूएशन अलग से मैं सिखाता हूँ। एक स्टॉक वैल्यूएशन का बहुत सारा तरीका होता है, कंपनी वैल्यूएशन का भी बहुत सारा तरीका होता है। उनमें से वन ऑफ द पॉपुलर तरीका है सर डिविडेंड टेक्निक। ठीक है, जो आप लोगों को मैं फाइनेंस क्लास के थ्रू से, जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट के सिलेबस में भी है, मतलब चार्टर्ड हो या सीएस हो या सीएमए, सभी को पढ़ना पड़ता है कि डिविडेंड डिसीजंस टेक्निक। ये डिविडेंड डिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसके थ्रू से आप कंपनी का मतलब या फार्म का वैल्यू भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी ना डिफरेंट थ्योरीज है। थ्योरीज मतलब सर आज से 50 ईयर्स बैक, आज से 60 ईयर्स बैक, 100 ईयर्स बैक डिफरेंट फाइनेंशियल गुरुज, मतलब जो एक्चुअली मार्केट या स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एरिया में काफ़ी काम किया है, स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड। बिकॉज लास्ट 100-200 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस लेवल में डेवलपमेंट कोई कंट्री किया है तो यूरोप है, यूएसए है। तो उनका बना हुआ काफ़ी सारा वहाँ पर बहुत सारा प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स जो मार्केट, इकोनॉमी, फाइनेंस के बारे में रिसर्च किया है, उन्हीं का कुछ रिसर्च थ्योरी है जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है सर। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको समझा जाएगा या डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, जैसे कुछ नाम आप लोगों को ऑलरेडी मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइम पे समझाया था, जैसे कि एमएम मॉडल है ना, मतलब मॉडिग्लनी एंड मिलर का मॉडल है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। आप सुनोगे या समझोगे ना, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ट्रिकी भी लगेगा। तो उनका सोच आपको समझना पड़ेगा। सर उनका सोच जान के हमें क्या है सर, वो लोग मार्केट के बारे में ना, मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में आज से 60 साल 70 साल पहले रिसर्च किया था। तो उन दिनों मार्केट इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था, मार्केट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लोगों के अंदर फाइनेंस का नॉलेज इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। फिर भी वो लोग रिसर्च किए फ्यूचर के बारे में सोच के। तो सोचो कि उन दिनों जब मार्केट इतना पॉपुलर नहीं था, बिजनेस इतना वर्ल्ड ग्लोबलाइज नहीं था, अगर उन दिनों वो लोग कुछ सोचा होगा तो आज के पर्सपेक्टिव में शायद मैच ना करे पूरा का पूरा, बट बहुत कीमती है सर। ठीक है, ऐसे एक बंगाली में कहावत है, बोलते हैं कि सर पुरानो चाल भाते बड़े। मतलब इन द सेंस कि अगर किसी के घर में ओल्ड राइस है ना, काफ़ी पुराना राइस है, तो वो ना मतलब जब बहुत दिन बाद उसको पकाया जाता है या बॉयल किया जाता है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि थ्योरीज ओल्ड हो सकता है बट उसका यूज़ आज भी आपको कहीं ना कहीं रेलिवेंट फील हो सकता है। ठीक है, सो डोंट वरी। आज का डिविडेंड थ्योरी या डिविडेंड का जो थ्योरीज है या डिविडेंड एनालिसिस जो है, चलो देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, कर लिया स्क्रीन शेयर क्या? आजा था। ओके, ठीक है। रोशनी, तेरे को ये लाइन पता है ना, पुराना चाल भाते बड़े? है। वेरी गुड सर। इट्स अ टिपिकल बंगाली मुहावरा। ओके, ठीक है। देखो, तो डिविडेंड डिसीजंस, तो डिविडेंड डिसीजंस का जो बेसिक्स एरिया है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स अगर बाई चांस किसी ने मिस किया है तो इट्स माई रिकमेंडेशन कि फिर से एक बार लेक्चर्स देखो। ठीक है, फिर से एक बार लेक्चर्स देखो अगर बाई चांस आप भूल चुके हो, बिकॉज बहुत वाइटल डिस्कशन था, मेरे को जितना पता है। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आपको मैं डिविडेंड, ऐसे डिविडेंड डिसीजंस में मेन क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो सर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। आज नोट्स भी शेयर कर लूँगा तो घर पे भी रिवाइज कर लेना। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम, फाइनल, ये भी मैं बात कर चुका आप लोगों से। ठीक है,
आज एक्चुअली मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज, ठीक है, वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड। इसका भी चर्चा मैंने कर चुका आप लोगों के साथ। आई होप कि आप लोगों को याद है। मैं थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे आज मेनली डिस्कस करूँगा, जैसे लास्ट दिन मैं आपको समझाया था कि फाइनेंस का जो फाइनेंशियल एरिया है ना किसी भी बिजनेस का, उसका जो 3 वाइटल पिलर है सर फाइनेंशियल एरिया का, मतलब फाइनेंशियल एरिया का। फाइनेंस मीन्स क्या, आर्थिक मैटर है ना। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस का जो पैसा वाला मैटर होता है, वो 3 पिलर में बना हुआ है। फर्स्ट पिलर, सेकेंड पिलर एंड थर्ड पिलर। इसका फर्स्ट में आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, मतलब कहाँ से आप जुगाड़ लगाओगे। सिंपल बात है, कहाँ से आप जुगाड़ लगाओगे, ठीक है। पैसा, जुगाड़ मतलब किस चीज का, पैसा का जुगाड़। बिजनेस करना हो तो थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा ज़्यादा पैसा, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस सिस्टम, बिजनेस सिनारियो, यू हैव टू एक्यूमुलेट, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जो जुगाड़ आपने लगाया, चाहे बैंक से लोन लिए हो या पापा मामा जो भी रिलेटिव से पैसा लिए हो या फिर किसी से उधार लिए हो, जहाँ से मर्जी जुगाड़ लगाओ, बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस या फिर जो भी प्रोजेक्ट है आपका जो आपको रिटर्न देगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। जैसे अगर मैं रिसेंट ट्रेंड में जो मार्केट में बात चल रहे वाला सबसे बड़ा कंपनी, हाँ, आज तक का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा धमाका, और ऐसा धमाका फोड़ा कि पूरा का पूरा, मतलब क्या बताऊं सर, लोग पागल हो रहा है। आप देख पा रहे हैं सर पेटीएम के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो कि मार्केट जैसा रिएक्ट कर रहा है पेटीएम के बारे में, क्या ये एकदम ट्रू रिएक्ट है या फिर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि मार्केट प्रेडिक्शंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का क्या फीलिंग है? रोशनी, ज्योति, बता सकते हो सर, व्हाट यू फील अबाउट पेटीएम? हाँ, खबर तो होगा आप लोगों के पास, क्या रे, खबर है कि नहीं? खबर है सर। पेटीएम रिसेंटली इवन आप लोगों को मैं उस दिन इसके क्लास में भी दिखाया, पेटीएम का प्रॉस्पेक्टस भी। ये पेटीएम का प्रॉस्पेक्टस था सर। यहाँ से भी आप लोगों को मैं लास्ट दिन कंपनी लॉ की क्लास में पूरा डिटेल समझा रहा था कि किस तरह से कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि ये कंपनी जो है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर 94 पेज में मिलेगा मुझे, 94। ये देखो सर, इतना सारा शेयर्स लेके आया। ऑथराइज कैपिटल है इसका कितना रे बाबा, बाबा एक काउंट करो रे, कितना होता है? 100 करोड़ कुछ, या कितना हो रहा है? 104 करोड़, 10,66,000। देख पा रहे सर, 104 करोड़, 10,66,000, इतने का इसके पास शेयर्स है। एक एक शेयर का दाम रखा है 1 टका करके। ये पेटीएम का जो रिसेंट प्रॉस्पेक्टस है जिसको लेके ये मार्केट में आया है सर, ये मैंने लास्ट दिन कंपनी लॉ के क्लास में, जिन लोग कंपनी लॉ के क्लास में था, मैं पूरा पेटीएम का स्ट्रक्चर दिखा के आप लोगों को कंपनी लॉ समझाया था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। उसमें से कुछ इशू किया, ठीक है, कुछ सब्सक्राइब किया, एक्चुअली यही सब समझाने के लिए किया था। तो इतना सारा शेयर्स लेके कंपनी आया है, लेकिन मेरे को अभी वो नहीं समझाना है। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो पेटीएम है, ये करेंटली ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का कैपिटल लेके मार्केट में है सर, ठीक है। अब कहना क्या है, इसका शेयर्स लिस्ट, मतलब जो इसका जो शेयर का दाम आया था, मतलब आईपीओ में, ठीक है, आईपीओ में इसका दाम आया था सर 2000, मतलब 2100 करके। लेकिन ये शेयर्स आईपीओ में जिस दिन लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग डे पे ये शेयर्स 2100 से सीधा गिर के, ठीक है, ये देखो 2000 से सीधा गिर के 1600 पे आके रुका, मतलब 400 पे लिस्टिंग डे पे डाउन। इतना बड़ा कंपनी, अभी इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, ठीक है, और सारा का सारा कैपिटल, मतलब सिचुएशन ऐसा हुआ कि बिजनेस का जो ये धीरे धीरे नीचे आ गया। अब इसके बारे में डिफरेंट फाइनेंशियल लोग, फाइनेंशियल दिमाग अलग अलग लगा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अपना दिखा देगा, ठीक है, कोई बोल रहे हैं कि नहीं कंपनी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है सर कंपनी ओवर वैल्यूड थोड़ा बहुत है आईपीओ लेवल में, बट कंपनी लॉन्ग रन में बहुत दूर जाने वाला है। दिस इज माई फीलिंग्स, ठीक है। अब ये मेरा एनालिसिस है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है लिटिल बिट कंफ्यूज करेंट लेवल में, बट इसके पास जो टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्टमेंट इनके पास है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट इनके पास पहुंचा है सर, वो मतलब सीरियसली जो लोग इन्वेस्ट किया है वो लोग तो मतलब कोई आम इन्वेस्टर नहीं है, दे आर सीरियसली टॉप लेवल बिजनेस विजनरी। अगर आप पेटीएम का इन्वेस्टर देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा
85% जो इन्वेस्टर्स है पेटीएम का, सब टॉप लेवल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको पेटीएम के बारे में क्यों बोल रहा जानते हो? आपको मैं समझाता हूँ क्यों मैंने पेटीएम का बात पहले ही उठा लिया। इट्स जस्ट अ इत्तेफाक नहीं सर, जानबूझ के मैंने पेटीएम के बारे में बात करना चालू किया ताकि आपको एक आइडिया मैं जनरेट कर सकूं कि ये जो पेटीएम है इसका अगर आप करेंट इन्वेस्टर्स के लिस्ट देखोगे तो इसका लिस्ट अगर आप देखते हो, करेंटली ये जो कंपनी है ना सर लॉस मेकिंग है, ठीक है। इसका करेंट ईयर का जो रेवेन्यू है वो 2802 करोड़ में रेवेन्यू लॉस में है, ठीक है। और अगर इसमें आप देखते हो तो ऑलमोस्ट करेंट लास्ट जो क्वार्टर है उसमें 400 करोड़ का लॉस है। लेकिन इसका ओनर देखो आप, सॉफ्ट बैंक विजन फंड। ये सॉफ्ट बैंक विजन फंड कोई आम फंड नहीं है, ठीक है। ये जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस इन्वेस्टर है। मतलब किसी का भी बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करना हो, अगर उसमें सॉफ्ट बैंक का अगर मतलब साया मिल जाए ना, तो मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब उसका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब सॉफ्ट बैंक इतना बड़ा विजनरी है, ये एक बहुत बड़ा काम कर रहा है मतलब पेटीएम के पीछे, जिसका शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 20%, ठीक है। उसके साथ अलीबाबा एंड ग्रुप, ये जैकमा का कंपनी है, ठीक है। मतलब जैकमा जो अपना चाइनीज है ना, चाइनीज जैकमा, ठीक है, उनका कंपनी है। एक एंड ग्रुप, ठीक है, और एक है आपका अलीबाबा, ये दोनों ही जैकमा का है। तो अलीबाबा ग्रुप एंड जैकमा का दोनों मिला के ऑलमोस्ट 40%, ठीक है। बाक्सायर हाथवे ये आपका वॉरेन बफेट का कंपनी है। ये जो बाक्सायर हाथवे है ना सर, ये वॉरेन बफेट का कंपनी है, ठीक है। इनके पास है ऑलमोस्ट 3%। बाकी कुछ इधर उधर मिला के है 8% के आसपास, और विजय शेखर शर्मा के पास है 15%, 14.67। तो ये कंपनी अभी भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स का पैसा लेके है सर। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये क्या हुआ, ये पेटीएम ने जुगाड़ लगाया, ठीक है। अब पेटीएम का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, इन्वेस्टमेंट तो किया है बट इन्वेस्टमेंट एरिया जो है वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, बिकॉज ये मेनली क्या है, पेमेंट बैंक कॉन्सेप्ट में आया है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। मतलब अभी भी प्रॉफिट नहीं किया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेटीएम फ्यूचर में बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकता है? मेरा मानना है यस, लेकिन करंट सिनारियो में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब दैट इज द रीजन स्टॉक प्राइस में जो फंडामेंटल इफेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, वो मेन रीजन है। और एक बहुत बड़ा अमाउंट पेटीएम ने मार्केट से उठाने का काम किया, तो ये एक बहुत बड़ा खेल हो गया पेटीएम के लिए। तो सर ये सब क्यों बता रहे हो? अरे सर ये सब कनेक्टेड है ना, दीज आर ऑल कनेक्टेड। अब सर क्या पेटीएम फ्यूचर में डिविडेंड दे सकता है? सर मैं आप लोगों को लास्ट दिन एक चीज समझाया था ना, अगर कंपनी ग्रोथ कंपनीज है तो वो डिविडेंड नहीं देता है, या फिर अगर देता भी है तो कम देता है। मैं आप लोगों को आईटीसी का एग्जांपल दिया था, मैं आप लोगों को रिलायंस का एग्जांपल दिया था, याद है? अरे किसी को भी आईटीसी रिलायंस, आप लोगों को पता है कौन सा कंपनी ज्यादा अच्छा डिविडेंड देता है, आईटीसी या रिलायंस? जल्दी बताओ। आईटीसी। आईटीसी ये डिविडेंड अच्छा देता है, लेकिन सर इसका शेयर का ग्रोथ देखा आपने? बहुत लो है। रिलायंस का देखा आपने? रिलायंस का डिविडेंड बहुत लो है, डिविडेंड देता ही नहीं है प्रॉपर वे में, लेकिन इसका शेयर का ग्रोथ आपने देखा था लास्ट वीक। तो डिविडेंड डिसीजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। और इसी जो ये कौन किसको डिविडेंड देना चाहिए, किसको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डिविडेंड के बेसिस में फार्म का वैल्यूएशन कैसे बनाओगे, ठीक है। चलो मैं आपको फिर से एक बार रिलायंस और आईटीसी का एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। तो चलते हैं सर, आईटीसी के बारे में बात करते हैं। आईटीसी ये आप लोग जानते हो, आईटीसी का प्रोडक्ट घर घर में है ना। आईटीसी हमारे ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड है मतलब घर में कॉपी किताब चाहिए खाता लिखने के लिए आईटीसी, बिस्किट्स खाना है आईटीसी, होटल में रहना है आईटीसी, ठीक है, आटा खाना है दूध खाना है आईटीसी। मतलब आईटीसी वेरी मतलब उसका जो प्रोडक्ट एरिया है वो बहुत ही मतलब फैला हुआ है, एंड वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। अगर आप आईटीसी का डिविडेंड कॉन्सेप्ट देखते हो तो ये डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है सर, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन अगर आप पास लास्ट 5 ईयर्स में आईटीसी का शेयर का ग्रोथ देखोगे तो एक साइडवेज हालत में है। मतलब 224 अगर 5 साल पहले था तो अभी 230 है। मतलब ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एरिया में लास्ट 5 साल में ये बिजनेस चल रहा है। 5 ईयर्स का बात कर रहा हूँ, कुछ कम नहीं है सर, काफ़ी लंबा समय होता है। लेकिन अगर सेम पैरामीटर में आपको अगर मैं रिलायंस के बारे में बात करूँ, ठीक है, सेम पैरामीटर में अगर मैं रिलायंस के बारे में बात करूं, अगर 5 साल टाइम ड्यूरेशन मैं लूं, ठीक है, ऐसे दोनों बिजनेस कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं अभी बिजनेस कंपेयर नहीं कर रहा हूं,
मैं डिविडेंड डिसीजंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बात मैं लास्ट वीक भी किया था, एक बार फिर से रिकॉल किया। क्यों रिकॉल किया? बिकॉज आज का जो पॉइंट है ना उसको कनेक्ट करना है, ठीक है, इसीलिए मैंने रिकॉल किया कि रिलायंस आईटीसी को फिर से एक बार दिमाग में भर लिया। आप अगर रिलायंस को देखते हो, इसका बिजनेस ग्रोथ है, ये ग्रोथ फार्म है सर। ऐसे आईटीसी बहुत पुराना है, रिलायंस से भी पुराना, 100 इंस्पायरिंग ईयर्स। अगर कभी आप लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पुराना ऑफिस में जाते हो ना अपने कोलकाता में, आईसीआई का जो ओल्ड ऑफिस है दैट इज आनंदीलाल पोद्दार सरनी, रसेल स्ट्रीट में, वहाँ पर जस्ट इंस्टीट्यूट के ऑपोजिट साइड में ही आपको आईटीसी का पुराना बिल्डिंग दिख जाएगा, मतलब आईटीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता वाला दिख जाएगा। वो एक्चुअली आईटीसी का ओल्ड हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। तो उसमें लिखा रहता है 100 इंस्पायरिंग ईयर्स, आईटीसी के केस में बता रहा हूँ। अरे ये बजाज कहाँ से आ गया? मुझे बजाज नहीं दिखाना है, सॉरी सॉरी, रिलायंस, रिलायंस कहाँ है? रिलायंस, बजाज का भी अच्छा है ऐसे, इसका भी डिविडेंड रिटर्न अच्छा नहीं है, बट आप बजाज को भी देख सकते हो, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। ये देखो, ये रिलायंस का 5 साल का डेटा है। रिलायंस भी 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ फार्म है, ग्रोथ कंपनी है। डिविडेंड एरिया अगर आप देखते हो क्या बताता है सर एनालिसिस, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स, कंपनी डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर कंपनी को ग्रोथ करना है तो डिविडेंड देगा तो ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग रियल में देख रहे हैं सर, ठीक है। ग्रोथ फार्म, नो ग्रोथ फार्म, सर ये सब ग्रोथ, नो ग्रोथ, डिविडेंड पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिविडेंड पे करेगा तो क्या फार्म के वैल्यूएशन में कुछ चेंजेस आता है, या डिविडेंड पे नहीं करेगा तो इसके कारण कुछ चेंजेस आता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन सर। मतलब जो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है लाइक रिलायंस, तो डिविडेंड प्रोवाइड करने में कुछ फर्क होता है क्या, या डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करने से कुछ फर्क होता है क्या? ये सब सवाल मन में चल रहा है। ये सब सवाल का जवाब हम लोगों को, ये सब सवाल का जवाब कौन देगा? ये सब थ्योरी से कुछ जवाब मिलेगा, ठीक है, आइडिया मिलेगा सर, ठीक है। पुरानी बातें हैं इनका, बट ये पुराना बातें बहुत काम आएगा। एमएम का हाइपोथेसिस, वाल्टर का हाइपोथेसिस, गॉर्डन मॉडल, ट्रेडिशनल थ्योरी एंड लिंटर मॉडल, इनमें से ये पहला 3 तो बहुत ही पॉपुलर है सर, एमएम, वाल्टर एंड गॉर्डन, एंड उसके साथ साथ ट्रेडिशनल लिंटर भी जान लेंगे थोड़ा सा, बट ये पहला 3 इतना पॉपुलर मॉडल है आपको, चलो बताते हैं। सर समझ में आ गया मैं क्यों बोला आप लोगों को इतना देर से पुरानी कहानी, लास्ट वीक का बात? बिकॉज जो भी बातें हैं ना सर, सब ये सब थ्योरी से आपको कुछ जवाब मिलेगा क्या डिविडेंड देने के ऊपर बेस करके कंपनीज का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एक कॉन्सेप्ट है सर, चलो देखते हैं। लेकिन इनका सोच अपना अलग अलग सोच रखता है ये लोग, ठीक है। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पहुंच गए सर अल्टीमेटली जहां पहुंचना था। तो ये जो थ्योरीज ऑफ डिविडेंड है इसमें 2 तरह का थ्योरीज है, एक इररेलेवेंस थ्योरी और एक रेलेवेंस थ्योरी। एक होता है इररेलेवेंस थ्योरी और एक होता है रेलेवेंस थ्योरी। तो पहले हम लोग बात करेंगे सर इररेलेवेंस थ्योरी पे। किस पे बात करेंगे? इररेलेवेंस थ्योरी पे, वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। डिविडेंड इज इररेलेवेंट, इनका मानना है डिविडेंड इररेलेवेंट है। ये किसका अप्रोच है? एमएम का, ठीक है। एमएम, फ्रैंको मॉडिग्लिनी एंड मार्टिन मिलर, ये 2 इंसान है। ये जो एमएम है ना, ये एक नहीं 2 है, ठीक है, दोनों ही एम है। एक फ्रैंको मॉडिग्लिनी है, ठीक है, और एक है मॉर्टन मिलर, ठीक है। मॉडिग्लिनी, मिलर, 2 इंसान है, एक नहीं, ठीक है। तो एमएम अप्रोच, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर रेलेवेंस थ्योरी पे, दैट इज डिविडेंड इज रेलेवेंट। किसका मानना है सर? वाल्टर का और गॉर्डन का, दोनों का मानना सेम है, बट फिर भी दोनों का अप्रोच थोड़ा अलग है, ठीक है। दोनों रेलेवेंस थ्योरी में बात करता है दोनों का, लेकिन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो फॉर्मूला समझेंगे, बट फॉर्मूला को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझना या बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ऐसे तो मैं आपको 2-4 फॉर्मूला रटा के भी समझा सकता हूँ 2 मिनट में, 2-4 क्वेश्चन करूंगा और फॉर्मूला आपको मगअप करने बोलूंगा तो ये अभी खत्म हो जाएगा। बट ऐसा करके आपको लाइफ में कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम का नहीं है, कहीं कभार लकीली निकल जाता है, बट रियल लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा सर। क्या फायदा पढ़ने की उम्र में अगर सीखा ही नहीं तो बाद में और सीखने का मौका नहीं मिलेगा। सो सीखने का मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। डिविडेंड्स इररेलेवेंस थ्योरी, देखो सर, मॉडिग्लिनी एंड मिलर का कॉन्सेप्ट एमएम हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉडिग्लिनी मिलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रैंको मॉडिग्लिनी एंड मैर्टन मिलर इन 1961। पुराना बात है सर, सो वेरी ओल्ड टाइम, बहुत पुरानी बात है, मतलब आज से कम 60 साल पुराना बात, 62। एमएम अप्रोच इज इन सपोर्ट ऑफ द इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। ये जो कंपनी डिविडेंड पे करता है ना, ये डिविडेंड पे करने को ये इररेलेवेंट मानते हैं,
सर ये क्या है, इरेलीवेंसी का क्या मतलब है, डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए? अरे नहीं नहीं, देखो तो सर, डिविडेंड मतलब इरेलीवेंस ऑफ डिविडेंड, दैट इज फार्म्स डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन आइदर द प्राइस ऑफ ए फार्म स्टॉक और इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ समझे आया सर? इनका मानना है कि फार्म जो है, इसके बेसिस में ये अपना लॉजिक भी दिया, ठीक है, तो देखना क्या लॉजिक दिया है, अब पहले बात को समझो। इनका मानना है कि फार्म डिविडेंड पे करे या ना करे, ठीक है, फार्म डिविडेंड पे करे या ना करे, फार्म का डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन आइदर द प्राइस ऑफ द फार्म स्टॉक, मतलब शेयर प्राइस में भी कोई इफेक्ट नहीं आता, और फार्म का जो कैपिटल है उसके कॉस्ट में भी कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब केसी भी अनइफेक्टेड रहेगा, ये इनका मानना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज प्राइस ऑफ द स्टॉक दोनों इररिलेवेंट है इनके लिए, चाहे फार्म डिविडेंड दे या ना दे। सर क्या बात करते हो? यस, मैं आपको डिविडेंड के बारे में जैसे लास्ट दिन में आपको समझा दिखाया था, फिर से एक बार आपको शो करता हूँ, यहाँ पर ही मिल जाएगा, फिनेंशियल्स में जाएंगे, इनकम भी मिल जाएगा। लुक हियर सर, ये रिलायंस का डिविडेंड पे आउट रेशियो है, डीपीएस। फाइनेंशियल ईयर 21 में रिलायंस ने 7 करके पर मतलब डिविडेंड पे किया, ठीक है, 7 करके पर शेयर का। उससे पहले 6.44, 6.44, 5.94 ऐसे फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 2020, 21 ऐसे करके था, ठीक है। तो नॉर्मली डिविडेंड पे किया जाता है सर फेस वैल्यू पे, ठीक है, डिविडेंड पे किया जाता है फेस वैल्यू पे। सेम पर्सपेक्टिव में अगर मैं आईटीसी दिखाऊं आपको, आईटीसी का फाइनेंशियल्स में चलते हैं, इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं, तो आईटीसी का डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 10.75, ये करंट फाइनेंशियल ईयर का है, लास्ट ईयर था 10.15, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1075% का है, बिकॉज आईटीसी का जो फेस वैल्यू है ना सर वो 1 है, तो 1 रुपीज़ फेस वैल्यू पे 10.75 पर शेयर में अगर किसी को डिविडेंड दिया जा रहा है, इसका मतलब है 1075% का डिविडेंड। सर फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, यही इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। इवन अगर आप जस्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईटीसी मनी कंट्रोल, कुछ दिख जाएगा, मतलब एक्चुअली मनी कंट्रोल कुछ कहीं पर कुछ मिल जाता है, कहीं पर कुछ मिल जाता है, जस्ट लुक हियर। कुछ कंपनीज होते हैं सर जो डिविडेंड पे करने में बड़ा मज़ा देता है इन्वेस्टर्स को, और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो डिविडेंड नहीं देता, आपको बताता रहता है कि भाई आप मतलब ग्रोथ के ऊपर भरोसा करो, ठीक है। यस, दोनों दोनों कॉन्सेप्ट ही अपने अपने जगह में अपना वैलिडिटी रखता है सर, मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छा ये बुरा, ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों ही अपने अपने जगह में है। लेकिन हाँ, वो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ाते हैं यहाँ पर, जो इन्वेस्ट करते हैं साथ में भी, ठीक है, उनको एक अलग लेवल में समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा किस मूवमेंट में सही है। यहाँ पर ये देखो, इसका फेस वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या? लुक एट हियर, फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड यील्ड रिसेंट है 4.64, ये आईटीसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका देखते हैं सा कैटेगरीज में, ये देखो, ये देखो सर, कितना तरह का डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, इंटरिम और फाइनल, है ना। तो जैसे अगर आप रिसेंट चेक करते हो, अब थोड़ा ध्यान दो इधर, ये देखो, इसका फाइनल डिविडेंड हुआ है, ये 2 बार डिविडेंड दिया है 2021 में। एक बार दिया था सर 11 फरवरी को, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड जो दिया था सर 5 करके, ठीक है, डिविडेंड परसेंटेज था 500%, और डिविडेंड का वैल्यूएशन था पर शेयर में 5 टका करके, ठीक है। इसका अगर आप परसेंटेज करोगे, क्योंकि इसका फेस वैल्यू कितना है 1, तो 1 रुपी फेस वैल्यू पे अगर 5 रुपीज डिविडेंड है तो कितना परसेंटेज हो जाता है सर? हाँ, फेस वैल्यू 1 पे अगर 5 टका डिविडेंड है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया 500% का बात? बोलो ना सर, रियल लाइफ बातें हैं सर, बोलो, कनेक्शन हो रहा है आप लोगों को? यस सर। है ना, दो 1 टका फेस वैल्यू है, डिविडेंड 5 है तो 500%, और इधर डिविडेंड देखो, अच्छा और एक बार डिविडेंड दिया है लास्ट 10th ऑफ जून को, ठीक है,
फाइनल डिविडेंड था जो 575%, मतलब एक्चुअली डिविडेंड मिला है पर शेयर का 5.75 करके, तो ऑलमोस्ट 5.75 मतलब 575, तो दोनों को ऐड करने से कितना हो जाता है 1075%, मतलब ओवरऑल हो जाता है 10.75%। ठीक है, इस तरह से लास्ट ईयर भी डिविडेंड दिया था, है ना, तो सभी परसेंटेज आपको मिल जाता है और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाने से भी मिल जाता है। अब देखो एनुअल रिपोर्ट में जाके ढूंढने से ना टाइम लगता है, आप लोग देखते हो मैं कई बार एनुअल रिपोर्ट में जाता हूँ बट इतना बड़ा पेजेस होता है तो उसमें ढूंढने में ना बहुत टाइम लगता है। तो ये सब साइट है जहाँ से मैं आपको इजीली शो कर देता हूँ कि सर ये देखो ये डिविडेंड का स्टोरी, ठीक है, जो डिविडेंड स्टोरी है वो आपको कहीं ना कहीं यहीं से दिख जाता है। ठीक है, और ये जो डिविडेंड यील्ड जो रिसेंट लेवल में चल रहा है, ये करेंट मार्केट प्राइस में डिविडेंड का जो परसेंटेज है, मतलब 10.75 डिवाइडेड बाई 231, इस तरह से 4.64 इधर आ जाता है। सो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 10.75। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो डिविडेंड कंपनी पे करते हैं इसमें एमएम का सोच क्या है, अब बात को समझो। ठीक है, इसमें जो अपना मॉडिगिलनी एंड मिलर है, इन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, इनका एजम्पशन सोचो। इनका ये इररिलेवेंट थ्योरी बताते हैं। इनका मानना है कि डिविडेंड दे या ना दे इसमें कंपनी के शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनका मानना है। लेकिन इसके बेसिस में इनका हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने 1961 पे बिल्ड किया था अपने रिसर्च पेपर में। इनका मानना है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट हियर? ये कहानी नहीं है, आपको पूछते हैं सर एमएम अप्रोच लिखने के लिए, अगर एमएम अप्रोच आपको लिखने के लिए पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए तो एमएम क्या कहता है। सो रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, तो याद रहेगा। द फर्म ऑपरेट्स इन अ मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल। परफेक्ट कैपिटल मार्केट वो होते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स रैशनल्स होते हैं, रैशनल्स मतलब लॉजिकल, एंड इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल, मतलब मार्केट में सभी को, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है दे नो एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंपनी ये फ्रीली अवेलेबल होगा सभी के पास, मतलब कोई भी बात छुपा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ों को हिडन नहीं रख सकते, जो एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट का कैरेक्टर होता है। जैसे कि शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट का एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कौन सा कंपनी क्या बिजनेस करता है, कितना प्रॉफिट किया, कहां से पैसा लाया, ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे सामने अवेलेबल होता है सर। ठीक है, भले ही अकाउंट्स कंपनी खुद मेंटेन करे लेकिन उसको ऑडिट रिपोर्ट करके, ऑडिटर का रिपोर्ट करके मार्केट में स्प्रेड करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट में डालना पड़ता है, तभी तो हम लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है ना। हेलो, ये जो इतना सारा इंफॉर्मेशन का बाजार लगा हुआ है, हमें बैलेंस शीट पता चल जाता है, इनकम स्टेटमेंट पता चल जाता है, क्यों? बिकॉज ये ओपन मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, और ये फ्री अवेलेबल होना जरूरी है, यही होता है एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, दूसरा जो एजम्पशंस है एमएम का, दैट इज नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशंस। नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशंस मतलब बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन? सर स्टॉक मार्केट में दो तरह का अर्निंग होता है, एक होता है डिविडेंड अर्निंग और एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। सर समझाओ थोड़ा सा, जल्दी बोलो तो कोई मुझे समझा सकते हो कि स्टॉक मार्केट में दो तरह का अर्निंग होता है, एक अर्निंग होता है डिविडेंड अर्निंग, दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एनीवन समझा सकते हो सर? डिविडेंड इनकम मतलब और कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब, बोलो ना। शेयर प्राइस बेড়ে যাওয়াটা ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন। यस सर, थैंक यू। और कंपनी अपने प्रॉफिट का जो पार्ट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज डिविडेंड इनकम। ठीक है, ये कंपनी अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पोस्ट कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे वो डिविडेंड प्रोवाइड करता है, जैसे आपको पता है ना, ये जो लोग आईटीसी का शेयर होल्ड करके रखा है, आईटीसी डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं उनको, जितना शेयर होगा उसके बेसिस में। अगर आपके पास आईटीसी का 1000 शेयर्स है, इफ यू होल्ड 1000 शेयर्स ऑफ आईटीसी, और आईटीसी ने 1 जून को जब डिविडेंड दिया, दोनों दो बार दिया है, एक बार इंटरिम इस पे, एक बार फाइनल, ओवरऑल 10.75, तो इफ यू होल्ड 1000 शेयर्स देन यू विल गेट पर शेयर का 10.75, कितना मिल गया आपको? 1000 इंटू 10.75 कितना मिल गया सर? 10,075, है ना? समझ में आ गया? अगर आप आईटीसी का 10,000 शेयर होल्ड करते हो तो आपको 10,000 करके 10% करके 1000 करके 10% का मिल जाएगा। ये एक तरह का अर्निंग होता है। ठीक है, और एक तरह का अर्निंग होता है सर, दैट इज
शेयर एप्रिसिएशन, जिसको कैपिटल गेन में ट्रीट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट कहाँ आता है? कैपिटल गेन में। इनकम टैक्स आ गया ना सर? यस, इनकम टैक्स वैसे याद आ गया होगा आपको। जैसे रिलायंस, कैपिटल गेन में अगर मैं बात करूं लास्ट 1 साल या 5 साल में, रिलायंस का बात कर सकता हूँ, डी मार्ट का बात कर सकता हूँ, बहुत सारा है, बहुत सारा। एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट मतलब एवेन्यू सुपर मार्ट। ये देखो सर, लास्ट 1 ईयर में एवेन्यू सुपर मार्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, क्या कमाया सर। इन्फो एज भी है, वो भी एक बहुत अच्छा कंपनी है। 2300 में अगर इन्वेस्ट किया था तो अभी 4800 में, तो ऑलमोस्ट 5000। कितना कमाया सर? कितना इनकम कर लिया? डबल। हाँ सर, 5000। मतलब पर शेयर में अगर 1000 शेयर होल्ड किया है तो पर शेयर में 2000 करके अगर प्रॉफिट है, 2500 करके, 2500 करके, तो 1000 इंटू 2500, ये क्या हो गया? दिस इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, आपने आपका जो बिजनेस पूंजी था, वो पूंजी आपका क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गया। ठीक है, ये होता है मार्केट। डिप्रिशिएट भी हो जाता है ना वैल्यूएशन जब कम हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट इनकम करने का 2 तरीका है, एक डिविडेंड अर्निंग और दूसरा कैपिटल गेन अर्निंग। ठीक है, इसका टैक्स स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, जो आप लोगों को इनकम टैक्स में सिखाया गया है, और जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास भी पढ़ते हो उनको भी अलग से वहाँ पर सिखाया गया है, अगर याद है तो। अच्छा, तो फिर सवाल समझ में आ गया ना कि क्या बात करना चाहता है यहाँ पर अपना एमएम। तो एमएम का मानना है बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज कैपिटल गेन, इट मींस देयर इज नो डिफरेंस इन टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम ऑफ कैपिटल गेन। मतलब इनका मानना है कि भाई डिविडेंड इनकम हो या कैपिटल गेन हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, ये एमएम का मानना है। ठीक है, रियल में दोनों कॉन्सेप्ट अलग होता है। कैपिटल गेन टैक्सेशन अलग है हम लोग इंडिया में, है ना, इंडिया में अलग है ना सर। कैपिटल गेन का जो अर्निंग है और डिविडेंड इनकम का जो अर्निंग का रेट है और जिस तरह से कैलकुलेशन होता है, इट्स टोटली डिफरेंट। सही बोल रहा हूँ ना सर? जो डिविडेंड अर्निंग होता है इंडियन कंपनी से, उसका अलग सिस्टम है। पहले तो एग्जेम्प्टेड हुआ करता था उसका, बेसिकली कंपनी जो था वो अलग से कंपनी अपना टैक्स ले लेता था, कॉर्पोरेट टैक्स जो था। ठीक है, उसके बाद वो आपके हाथ में टैक्स फ्री हो जाता था। अभी वो वाला रूल हट गया सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, अभी रूल हट गया है। पर फिर भी वो काफ़ी दिनों तक वो वाला रूल था। और कैपिटल गेन जो है उसका तो पूरा अलग ही रूल है कि कितना साल आप होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। ठीक है, उसका रेट कंसेप्ट अलग है। So this assumption is necessary for the universal applicability of the theory, since the tax rates may be different in different countries. MM भी ऐसा बोला है सर, MM को भी पता है, ठीक है, कि डिफरेंट रेट कंट्री में डिफरेंट टैक्सेस होता है। सो नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक है, नोट या तो टैक्स नहीं है या तो टैक्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये इनका दूसरा हाइपोथेसिस है। भले ही अलग कंट्रीज में अलग रूल हो, बट इनका थ्योरी में नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन का कहना उनको, मतलब उन्होंने ये थ्योरी माना। तीसरा पॉइंट, सर ये तो वास्तव नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है कोई कंट्री ऐसा भी है जहाँ पर टैक्स फ्री भी मिलेगा आपको। सो इसलिए इन्होंने इस पॉइंट में कुछ नहीं बोला, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल पॉइंट, तो इसलिए नो टैक्स या फिर नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सर अभी इनका तीसरा मानना क्या है? इट इज नेसेसरी टू एज्यूम दैट ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी फाइनेंस थ्रू इक्विटी ओनली। ये मान रहा है कि सारा का सारा मतलब जो कंपनी को पैसा मिलेगा, जैसे पेटीएम को जो पैसा मिला, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा उनका क्या है? इक्विटी है। और डेप्ट हो सकता है, देखना पड़ेगा कि कंपनी का डेप्ट कितना है, लेकिन डेप्ट को ये इग्नोर कर रहा है, सिंस इम्प्लीकेशन आफ्टर यूजिंग डेप्ट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस में बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब कितना लोन है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या वो फ्लैक्चुएट करेगा, इसलिए वो सिर्फ इक्विटी को माना, सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फर्दर द इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस, इसलिए डेप्ट को एमएम माना ही नहीं। डेप्ट फाइनेंस को उसने अपने अप्रोच के अंदर रखा नहीं, क्योंकि कंपनी कब लोन लेगा, लोन का क्या रेट रहेगा, उसको वो साइड कर दिया। बिजनेस कर रहा है, कैपिटल उठाएगा, इक्विटी फाइनेंस तो करेगा ही, वो तो मार्केट में शेयर होल्डर होगा, बिजनेस करेगा, पैसा देगा, उसको रिटर्न देगा, बस एक ही पॉइंट को रखा। ठीक है, दैट इज ओनली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लोन कॉन्सेप्ट को ये मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं किया, ये इनका मानना है। समझ रहे हो ना? सही गलत का डिसीजन नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है, उनका अप्रोच को समझना है। और एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे, नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब मार्केट में शेयर्स का जो लेन देन होता है ना, उसमें कोई शेयर्स को मार्केट में लाना हो, जैसे आईपीओ प्रोसेस हो या फिर मार्केट में शेयर ट्रांजैक्शंस हो, जो भी चलता है उसमें कोई कॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो सिमिलरली दिस कॉस्ट में डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और मार्केट टू मार्केट, बिकॉज ये कंट्री टू कंट्री, मार्केट टू मार्केट डिफर कर सकता है, इसीलिए नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये एमएम का मानना है।
एंड रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब अनसर्टेन कुछ नहीं होगा, सब सर्टेन होगा। ये गजब सोच है। इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस, जो इन्वेस्टर्स है वो इतना एबल रहेगा कि वो फ्यूचर प्राइस समझ सकता है, फोरकास्ट कर सकता है, ये एमएम का मानना है। एंड डिविडेंड विथ सर्टेनिटी, डिविडेंड हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसका सर्टेनिटी वो ले लेता है, ठीक है। एंड वन डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट मतलब मैं समझाता हूँ आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बात चल रहा है कि मार्केट से पैसा उठाने का रेट क्या है, ठीक है। मार्केट से जो इक्विटी या फाइनेंस जो भी मिलेगा उसका रेट को डिस्काउंट रेट बोलते हैं। इज एप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिक्योरिटीज एंड ऑल टाइम पीरियड्स, ठीक है, इज एप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिक्योरिटीज एंड ऑल टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एक्सिस्ट, अनसर्टेन कुछ नहीं होगा, सब सर्टेन होगा एज पर एमएम। समझ में आया सर कुछ? सर एमएम का थ्योरी का प्रैक्टिकेबिलिटी मत सोचो, वो क्या कहना चाहता है उसको समझो। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? तभी जाके मैं आपको कैलकुलेशन सिखा पाऊंगा सर। हेलो, बोलो सर। अगर इतना समझ में आया तो भी जाके मैं आपको बाकी चीजें समझा पाऊंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए फार्म डिपेंड्स सोनली, ये जो मार्केट में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना सर, इट्स डिपेंड सोनली ऑन इट्स अर्निंग पावर। ये बात मैं भी थोड़ा बहुत मानता हूँ कि कंपनी का जो इक्विटी शेयर्स मार्केट में दिखता है ये अर्निंग पावर पे डिपेंड करता है। जिस कंपनी का अर्निंग पावर जितना, उसका शेयर प्राइस उतना इन्फ्लुएंस होता है ना सर। एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनर इन विच इट्स अर्निंग आर स्प्लिट बिटवीन डिविडेंड्स एंड रिटर्न अर्निंग, ठीक है। डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग पे डिपेंड नहीं करता। इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनर इन विच इट्स अर्निंग्स आर स्प्लिट बिटवीन डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग, मतलब कितना उसके पास रिजर्व है, रिटर्न अर्निंग है, या कितना डिविडेंड वो दे रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता। अर्निंग पावर पे डिपेंड करता है कि मार्केट में इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन क्या रहेगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच, आई ऑल्सो बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरा पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट इफेक्टेड बाय डिविडेंड साइज। इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू डिविडेंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कितना बड़ा डिविडेंड वो कंपनी देगा डजंट मैटर। जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट एक साल में 2300 से 5000 तक पहुंच गया। लास्ट 2 दिन में मार्केट गिर रहा है इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब थोड़ा बहुत तो करेक्शन होगा सर, थोड़ा हायर चल रहा था मार्केट, बट कहने का मतलब ये है कि बट इसका डिविडेंड देखो, अट्रैक्टिव डिविडेंड इसका है ही नहीं। इसका डिविडेंड तो जीरो है मोस्ट प्रॉब्ली, इसके फाइनेंशियल्स में जाने से दिख जाएगा। इसका डिविडेंड पर शेयर जीरो है, जीरो डिविडेंड है इसका। तो डिविडेंड दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो आईटीसी देखते हैं, आईटीसी या फिर कोल इंडिया देख सकते हो आप। आईटीसी क्यों, सिर्फ कोल इंडिया देख सकते हो। कोल इंडिया इज ए गुड कंपनी डिविडेंड देने में, बड़ा पॉपुलर कंपनी है कोल इंडिया, तो वेरी गुड कंपनी। और भी होंगे, मेरे को अभी फटाफट दिमाग में जो आ रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ, लेकिन हर चीज़ हमेशा याद नहीं रहता है। अगर आप 5 ईयर्स में इसका ग्रोथ देखोगे तो सर डाउनवर्ड कर्व है। एक साल में अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर दिया था और उसके बाद फिर से डाउन में चला गया। करेंटली कोल इंडिया का शेयर 156 करके चल रहा है। इसका डिविडेंड रिटर्न देखो, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स। हाँ, इसका फाइनेंशियल्स चेक करते हैं एक बार, देखते हैं। अरे बाप रे, कितना डिविडेंड लेना है सर, बोलो, देख पा रहे हैं सर? 16 रुपीज पर शेयर। आई डोंट नो इसका फेस वैल्यू कितना है, देखना पड़ेगा, बट लुक एट हियर 16, 12, 13, 16.50 2018 में बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था सर। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बोल, দেখতে পাচ্ছিস ভালো তো? দেয় কোয়ালিটি। তোর আছে নাকি? হ্যাঁ। अरे वाह, खुश हो गया रे रोशनी। चलो, तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं सर जो थोड़ा सा ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में ना रिस्क होता है ना। तो जो थोड़ा रिस्क एवर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, रिस्क एवर्स मतलब ये छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग स्टॉक मार्केट जानते हो दे नो, बट फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि जो रिस्क एवर्स होते हैं ना, मतलब उतना अप एंड डाउन से ना लेना देना नहीं है, उतना ग्रोथ वगैरह नहीं चाहिए, एक स्टेबिलिटी रहना चाहिए। इट्स लाइक जैसे बैंक में एफडी करते हैं ना, इट्स लाइक अगर आपको स्टेबल कंपनीज पसंद है, ठीक है, जो डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करता है, 1000 2000 जितना आपका क्षमता है शेयर खरीद के रख लो और एनुअली डिविडेंड लेते जाओ,
ठीक है, उसमें कोल इंडिया, आईटीसी, दीज आर सम ऑफ दी मतलब वेल नोन कंपनीज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं देगा बट आपको टाइमली डिविडेंड देता जाएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर कि किस तरह का कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का भी ना अपना बहुत सारा सोच है, ठीक है। किसी को लगता है कि डिविडेंड देने वाला कंपनी अच्छा होता है, ठीक है, किसी को लगता है ग्रोथ कंपनी अच्छा होता है, बट हाँ सर जो मतलब वेल्दी बनना है ना, अगर किसी को मतलब वेल्दी मतलब जैसे मिलियंस बिलियंस में कमाना है, या फिर अगर कोई सोचते है कि मैं स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कुछ करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस ग्रोथ कंपनीज इज वेरी गुड, मतलब जो आपको सच में करोड़ों कमा के दे सकता है, सीरियसली मतलब करोड़ों कमा के दे सकता है। बट हाँ, अगर किसी को स्टेबल इनकम पसंद है, उतना रिस्क लेना पसंद नहीं है कि क्या पता कल क्या होगा, इट्स लाइक पेटीएम जैसा है, क्या पता कल क्या होगा, तो इन दैट केस यू कैन इजीली गो विथ द स्टेबल कंपनीज, मतलब जिसका बिजनेस में स्टेबिलिटी है, वो उतना ग्रोथ नहीं करता बट कंपनी अच्छा डिविडेंड दे देता है, ठीक है। ऐसा कंपनी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, डिविडेंड गिवन वाला कंपनी। एनालिसिस लगाओ, जाली करो। दादा बोलो सर। একটু ওএনজিসিটা দেখো। ओएनजीसी, चलो अच्छा एग्जांपल दिया। ओएनजीसी ये भी अच्छा कंपनी होगा मतलब डिविडेंड में। यस आई नो, वेरी गुड सर, गुड एग्जांपल। इसका डिविडेंड पर शेयर रिसेंटली तो 3.6057 6.60, बट ये रेगुलर बेसिस में डिविडेंड देने वाला कंपनी में से एक है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। यस, रेगुलर बेसिस में ये डिविडेंड प्रोवाइड करता है। इसका अगर आप ओवरव्यू देखते हो और लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ देखते हो, तो देखो सर जैसे ये थोड़ा बहुत डिविडेंड कम दिया है ना, इसका ग्रोथ कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये इसका डिविडेंड भी ये स्टॉक भी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसका गुडविल है डिविडेंड प्रोवाइड करने में। यस, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि क्या डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने बहुत सारा सवाल आएगा, बट सर करेंटली चलो वास्तव से थोड़ा सा थ्योरी पे, थ्योरी मतलब वही अप्रोच। ओके, तो क्या कहता है मैम, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड साइज। ओके, तो एमएम हाइपोथेसिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द आर्बिट्रेज आर्गुमेंट। सर ये आर्बिट्रेज क्या होता है? क्या आप लोग कभी आर्बिट्रेज वर्ड कभी सुने हो सर? आर्बिट्रेज क्या होता है? थ्रू द आर्बिट्रेज प्रोसेस एमएम हाइपोथेसिस डिस्कस हाउ द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन सेम वेदर द फर्म पेज डिविडेंड और नॉट। मतलब फर्म डिविडेंड पे करे या ना करे उसका वैल्यू सेम रहेगा, मतलब डिविडेंड देने से भी जो वैल्यू, डिविडेंड ना भी देगा तो भी सेम वैल्यू। ये क्या बात हो गया सर, डिविडेंड दो भी जो वैल्यू, डिविडेंड ना भी दे तो भी वो सेम वैल्यू। मजा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो सब, सीरियसली कुछ तो सीखने को मिलेगा। लेकिन मन में सवाल चल रहा है ना सर, आर्बिट्रेज क्या होता है? मतलब बाई करो और सेल करो, सिंपल बात है, सेम क्वांटिटी, बाई सेल सेम क्वांटिटी बट इन ए डिफरेंट मार्केट, ठीक है, बाई सेल सेम क्वांटिटी बट इन ए डिफरेंट मार्केट। इट्स लाइक आर्बिट्रेज एक तरह का बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेडर्स होते हैं सर कुछ लोग। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आप ध्यान से देखना, मैं शेयर्स के बारे में बात करूंगा अभी आपसे। से फॉर एग्जांपल रिलायंस, अच्छा ये रिलायंस का शेयर्स आपको कहाँ दिख रहा है, देखो तो एक बार, रिलायंस शेयर्स ये एनएसई है ना, देखो तो ये क्या दिखा रहा है सर, एनएसई। सिमिलरली अगर आपको मैं रिलायंस शेयर्स बीएसई शो करना चाहूँ, क्या दिखेगा मुझे यहाँ पर? काफ़ी टाइम गूगल शो नहीं करता। यस, बॉम्बे भी दिखा दिया। सर अमाउंट में फ़र्क देखना, 2386.15, हाँ 2386.15, मैं देखता हूँ कितना डिफरेंस है। और एनएससी में क्या था, 2389.95। सर हाउ मच इज द डिफरेंस? 3 टका ना? अरे सेम शेयर्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दाम में फ़र्क आ गया, 3 रुपीज़ का फ़र्क हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये फ़र्क होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से, जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करता है, इट्स अ प्योरली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बेसिस में वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर का क्या प्राइस रहेगा, बिकॉज दोनों अलग एक्सचेंज है और दोनों एक्सचेंज में कितना ट्रेड हो रहा है पर्टिकुलर स्टॉक में, उसके बेसिस में ये वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, ठीक है। एक्सचेंज का जो टेक्निक है उसके ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है।
लेकिन मैं आपको वो डिटेल्स में अभी नहीं लेके जाना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेज इज टाइप ऑफ दिस। सपोज आप बीएसई में परचेस करते हो और एनएसई में सेल करते हो, ठीक है, मतलब लोअर मार्केट में खरीद के हायर मार्केट में बेच देना, 2386 में बाई करके 2389 में सेल करना, ऐसा होता है सर, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मार्केट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज मार्केट, ठीक है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी होता है, ठीक है। आर्बिट्रेज का एक अलग ही लेवल ऑफ डिस्कशंस चलेगा सर, ठीक है। जैसे सोना का भी होता है, गोल्ड मार्केट इन डिफरेंट एक्सचेंज, ठीक है, जैसे इंडियन गोल्ड मार्केट, सिंगापुर गोल्ड मार्केट, मतलब एक मार्केट में बाई करके दूसरा मार्केट में बेच देना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-3 रुपीज हार्डली, पॉइंट 0.1 हार्डली 1 रुपीज डिफरेंस, ऐसे डिफरेंस में चलता है। तो बेसिकली ये आर्बिट्रेज का जो कॉन्सेप्ट एमएम का मानना है ना, ये भी वैसा ही है कि बाई एंड सेल, ठीक है, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट एमएम का है, ठीक है। तो अभी मैं एमएम क्यों बोला, मैं उस पर अंदर नहीं जाना चाहता, बिकॉज ये एमएम का हाइपोथेसिस है कि वो आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट को आर्ग्यू किया है। लेकिन एमएम का कॉन्सेप्ट ये है कि एमएम डिस्कस कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन सेम वेदर द फर्म पेज डिविडेंड और नॉट, लेकिन इसके बेसिस में जो अपना एमएम है वो अपना प्रूफ भी दिया है कि कैसे, कि फर्म डिविडेंड दे या ना दे उसका वैल्यू सेम कैसे रह सकता है। तो इसके लिए इसने कुछ फॉर्मूला को अराइज किया, बट ये फॉर्मूला ऐसे ही अराइज नहीं हो गया, ठीक है। इट्स अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला फॉर एमएम अप्रोच, याद रखिएगा, P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। इसमें P0 का मतलब होता है प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है, शेयर प्राइस का बात चल रहा है, प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। P1 का मतलब है प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। D1 का मतलब है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ओके। तो P0 P1 D1 तीनों चीज समझ में आ गया, एंड और एक है 1 और एक है KE, ठीक है, बस यही चीज चाहिए होता है और कुछ नहीं। मतलब बिगिनिंग में क्या प्राइस है, एंड में क्या प्राइस है, डिविडेंड कितना है, और KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर इसको आप रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन बोलो, या फिर आप इसको डिस्काउंट रेट बोलो, मतलब किस रेट में आप मार्केट से इक्विटी रेज करते हो, मतलब इक्विटी वाले को कितना रिटर्न प्रोवाइड करते हो, सिंपल बात है। कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ना, इक्विटी का जो रिटर्न है कंपनी के लिए क्या है, वो कॉस्ट है ना, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इसको ऐसे बोलते हैं KE, ठीक है। या फिर और एक नाम है सर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट से कैपिटल को रेज करने का रेट। बोलो सर, कुछ समझ में आया, आइटम समझ में आ गया कि एमएम मॉडल का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में जो जो आइटम उसने रेज किया, आइटम क्लियर है, बताओ सर। आप लोगों का हाँ ना पे डिपेंड करता है, ओके सर, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। याद रखिए P0 P1 D1 एंड KE, बस इतना है। P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा, हाँ सर, थोड़ा सा अपना रैम रोम को स्ट्रांग बना लो, ठीक है। अपने ब्रेन के अंदर जो रैम और रोम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी, दोनों को स्ट्रांग कर लो, ठीक है, GB MB जितना भी है ओके सर, एज पर एमएम हाइपोथेसिस और थोड़ा बात करते हैं वैल्यू ऑफ फार्म। एमएम ने फार्म का वैल्यूएशन, मतलब फार्म वैल्यूएशन मतलब बेसिकली कंपनी वैल्यूएशन, ठीक है। ऐसे स्टॉक मार्केट में शेयर का वैल्यूएशन करना भी हम लोग एक अलग लेवल में सीखते हैं, ठीक है, मतलब वो भी हम लोग फाइनेंस में नॉर्मली वो क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर, या फिर हाँ, बट एग्जैक्टली जो इक्विटी कॉन्सेप्ट है शेयर वैल्यूएशन, वो एक अलग चर्चा होता है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फार्म, एमएम हाइपोथेसिस, ठीक है, कि कैसे कंपनी का वैल्यूएशन किया जाए। एमएम हाइपोथेसिस, द वैल्यू ऑफ द फार्म विल रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू डिविडेंड डिसीजंस। कंपनी डिविडेंड पे करे या ना करे, बट उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। दिस कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला एमएम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा सर। VF मतलब एक्चुअली वैल्यू ऑफ द फार्म, या फिर इसको NP0 भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो VF और NP0 पे फर्क आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला थोड़ा देखने में डर लगेगा, ठीक है, कि सर ऐसा कैसे याद रखे, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फॉर्मूला रिमेंबरिंग करने में दिमाग का जो रैम रोम है ना वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस
आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। सर फॉर्मूला है, सिर्फ याद करके। कुछ लोग ऐसे करते हैं सर, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को याद करने का कोशिश करते हैं, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देता है एमएम का वैल्यू ऑफ फार्म का क्वेश्चन दे दिया, फॉर्मूला को याद करके फटाफट कर रहा है। बट थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में अगर ट्रिक्स आ गया ना सर, वो लड़खड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए दिमाग को एकदम क्लियर कट रखना है। ठीक है, तो VF का मतलब क्या बता रहा है सर, यू हैव टू नो दी मतलब। हाँ, मतलब ये आप लोग रणछोड़ दास चांचड़ बनोगे, मतलब फुंगसुक वांगडू बनोगे, या फिर साइलेंसर बनोगे, वो डिपेंड करता है ना सर। साइलेंसर क्या बोलता है, मतलब नहीं चाहिए, हम याद कर लेंगे। और फुंगसुक वांगडू क्या बोलता था, मतलब रणछोड़ दास चांचड़, उनका मानना था कि हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, रटने से फर्क नहीं, रटोगे बट याद समझ के रटोगे। VF हो गया N, वैल्यू ऑफ द फार्म इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। फार्म का मतलब कंपनी का, N मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। डेल्टा N मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड, मतलब न्यू शेयर्स कंपनी कितना इशू कर रहा है। जैसे पेटीएम ने रिसेंटली 104 करोड़ का टोटल था, उसमें से 16 करोड़ शेयर इशू किया, 16 करोड़ शेयर इशू किया रिसेंटली पेटीएम ने, जो मैं लास्ट वीक नहीं, हाँ लास्ट वीक कंपनी लॉ क्लास में समझा रहा था। आई फॉर होता है सर, ये जो आई है, इस आई का मतलब है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। दिस आई इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए। एंड ई फॉर टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड, ये जो ई है ये ड्यूरिंग द पीरियड में कंपनी ने कितना अर्न किया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ VF मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फार्म इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। डेल्टा एन क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड। आई मतलब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर, मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। ई फॉर क्या हो गया, टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड। इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, डोंट वरी सर, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। अच्छा, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी नो P0 मतलब अभी जो हम लोग नॉर्मल जो कंपनी का जो डिटेल्स देख के आए, P0 मतलब मार्केट प्राइस का जो डिटेल्स हम लोग अभी देखा ना, ये वाला। ठीक है, प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इक्वल्स टू P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। ये जो बात हम लोगों ने देखा, फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, फॉर द अंडरस्टैंडिंग P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1, ये समझ में तो आ गया। अबव इक्वेशन इज फॉर 1 शेयर्स, ये जो बात है ना सर, दिस इज फॉर एक्चुअली 1 शेयर्स। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई इट विद द n। ठीक है, अब इसको ना n से डिवाइड करना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड। ठीक है, इस तरह से करना है, बस इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑन बोथ साइड्स, बस n से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। n के साथ P0 इंटू कर दोगे NP0, यहाँ पर P1 के साथ नंबर इंटू कर दोगे NP1, D के साथ कर दोगे ND1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। समझ में आया सर, रटने का जरूरत नहीं है, ये 1 शेयर्स का है और ये नंबर ऑफ शेयर्स का है। जितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसके बेसिस में ये इक्वेशन बन जाएगा। नाउ एड डेल्टा NP1, डेल्टा n मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू रेज फंड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, add delta NP1 and subtract delta NP1 at numerator of the right hand side equation। ठीक है, क्या बता रहा है सर, ये जो NP1 ND1 आया ना, इससे के साथ पहले आप डेल्टा NP1 को ऐड करो और फिर डेल्टा NP1 को लेस करो। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, मतलब जो बेसिकली डेल्टा एन क्या डिनोट करता है, डेल्टा एन हमें डिनोट करता है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, फंड्स जितना रिक्वायर है उसके लिए कंपनी कितना शेयर्स इशू कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके कंपनी जो डेल्टा एन P1 को ऐड कर रहा है, पहले ऐड करेगा एंड फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर देगा न्यूमरेटर में, यह जो किया यहाँ पर। ठीक है, पहले डेल्टा इन P1 को ऐड कर दिए, फिर उसके बाद डेल्टा इन P1 को लेस कर दिए। इसमें क्या हुआ, मतलब बिजनेस में जो शेयर रेज हुआ उसको फिर से अगर माइनस कर दिया तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आता है उसको देखने के लिए एमएम इस मैटर को रेज किया है। डोंट वरी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना और क्लैरिटी आ जाएगा। इसके बाद आता है सर रिटेन अर्निंग कुड बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है सर, ई फॉर क्या है अर्निंग, वहां से ND1 को लेस करो, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड। ठीक है, पर शेयर्स में कितना डिविडेंड तुमने दिया, तो जितना तुम अर्न करोगे वहां से तुम कितना डिविडेंड दे दोगे। अर्निंग से डिविडेंड दे देने से क्या होता है, जो बचता है वो आपका क्या हो जाएगा, रिटेन अर्निंग हो जाएगा ना। जितना कंपनी अर्न करेगा वहां से अगर वो डिविडेंड को माइनस कर देता है
तो वो उसका क्या बचेगा, रिटेन अर्निंग। बोलो सर, बात समझ में आएगी नहीं? हेलो, है दादा। বোঝা যাচ্ছে না? ये बाकी लोग भी बोलो सर, विशाल, ज्योति, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मौसमी, यस सर। अब देखो सर, जब मैं आपको रिटेन अर्निंग समझा दिया, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेना आपके दिमाग में चलेगा कि कैसे रिटेन अर्निंग आता है। अर्निंग से डिविडेंड लेस करने से रिटेन अर्निंग आता है, इट्स डिपेंड, आपका क्वेश्चन दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। नाउ डेल्टा एन, you know what is delta n, number of share issued to raise funds required can be represented as follows। अब डेल्टा एन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंड रिक्वायर्ड। अब फंड रिक्वायर्ड मतलब इन्वेस्टमेंट से अगर आप ई माइनस एन डी वन मतलब रिटेन अर्निंग, इन्वेस्टमेंट से अगर रिटेन अर्निंग को लेस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट जो आपका है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है, वहां से अगर आप रिटेन अर्निंग को हटा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, जो आपके पास ऑलरेडी अर्निंग है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, फंड्स रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे पेटीएम ने मार्केट से क्या 18,300 करोड़ का आसपास मार्केट से उठाया, ठीक है। बहुत सारा चाइनीज इन्वेस्टर था जिनको कुछ पैसा चाहिए था, ठीक है, उनको पैसा चाहिए था, इसीलिए उसको फंड्स रिक्वायर्ड था, तो आईपीओ लाके वो अपना वो आईपीओ मतलब जो फंड्स रिक्वायर्ड है उसको पूरा किया, ठीक है। समझ रहे हैं ना सर? ऐसी इसी तरह से वो लोग सोचता है। अच्छा, और डेल्टा एन क्या हो गया, फंड रेज्ड, तो फंड रिक्वायर्ड बाय प्राइस एट द एंड, तो वन माइनस सॉरी आई माइनस ई माइनस एन डी वन, ई माइनस एन डी वन मीन्स रिटेन अर्निंग, ठीक है। पी वन मतलब प्राइस एट द बिगिनिंग, तो सॉरी प्राइस एट द एंड, पी जीरो मतलब बिगिनिंग, तो प्राइस एट द एंड। तो इसमें से आपको क्या मिल गया सर, बस इसको सॉल्व करने से, इसको बस सिंप्लीफाई करने से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा देखने में होता है सर, डेल्टा एन पी वन इक्वल्स टू आई माइनस एन डी आई माइनस ई माइनस एन डी वन, ठीक है। अब इस तरह से ये भी एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। ये फंड रेज्ड का फॉर्मूला एक बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद एक पूरा कंप्लीट इक्वेशन बनता है। देखो कंप्लीट इक्वेशन कैसे बना आपके सामने, लुक एट हियर, NP0, ठीक है। NP0 का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, बस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कर दिया, ND1 मतलब डिविडेंड को इनटू करो, ये फार्म का वैल्यूएशन कर रहे थे, ठीक है। NP0 इक्वल्स टू ND1 प्लस NP1 प्लस डेल्टा NP1 माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस ई माइनस ND1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ND1 प्लस n प्लस डेल्टा n इंटू P1, मतलब यहाँ से P1 को कॉमन कर दिया, ठीक है। ये जो P1 है ना, ये P1 को यहाँ से कॉमन कर दिया, तो n प्लस डेल्टा n माइनस आई, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस ई प्लस माइनस ND1, बस इसको सिंप्लीफाई किया। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आया, n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कैसा डेटा रहता है उसके बेसिस में आप कौन सा फॉर्मूला का स्टेज यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन दी क्वेश्चंस, ठीक है। तो सर ये जो पूरा फॉर्मूला का मतलब कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। अब डोंट वरी, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको फॉर्मूला का यूज समझ में आ जाएगा कि सर कैसे ये सब फॉर्मूला धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है। तो चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से जो निकला, एक आपका ये वाला फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसके साथ जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स रेज हो रहा है और लास्ट में जो आपको मिला NP0, ये, ठीक है, ये भी एक बहुत वाइटल डिसीजन निकल के आया। अब चलो क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे, लेकिन बिफोर दैट एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरी को कंप्लीट मतलब MM थ्योरी का एडवांटेज क्या है, मतलब फाइनेंशियल अथॉरिटीज, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड हो या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो, ये लोग अपने लेवल में इसको डिसीजंस लिया है, ग्लोबल लेवल में, नॉट जस्ट इन इंडिया। ये तो ग्लोबल कोर्स है ना सर, ये जो भी पढ़ाई आप लोग करते हो, दिस ऑल एजुकेशन इज ग्लोबल, ओके। सो पूरा दुनिया भर में जो CFA इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी मानते हैं। एडवांटेजेस ऑफ MM हाइपोथेसिस इज दैट वेरियस एडवांटेज ऑफ MM हाइपोथेसिस आर एज फॉलोज, दिस मॉडल इज लॉजिकली कंसिस्टेंट, इसका जो लॉजिक है वो अपने लॉजिक में कंसिस्टेंट है, एंड इट प्रोवाइड्स अ सैटिस्फैक्टरी फ्रेमवर्क ऑन डिविडेंड पॉलिसी विद द कांसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में इसका एडवांटेज बहुत अच्छा है, बट इसका कुछ अपना लिमिटेशंस भी है, हर चीज का अपना अलग अलग प्रॉज एंड कॉन्स होता है, इसका भी है।
इसका लिमिटेशन देखो सर, वेरियस लिमिटेशन ऑफ एमएफ हाइपोथेसिस आर, उसमें से दो फेमस है कि वैलिडिटी ऑफ वेरियस एजम्पशन इज क्वेश्चनेबल, वैलिडिटी ऑफ वेरियस एजम्पशन इज क्वेश्चनेबल। ये जो अलग अलग एजम्पशंस एमएम लिया है ना, इसमें बड़ा सवाल उठता है, जैसे नो टैक्स, ठीक है, या फिर नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। ये मुझे भी लगता है ये हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट है, ठीक है, बट ये थोड़ा सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है ना। दिस मॉडल मे नॉट बी वैलिड अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है, जब मार्केट अनसर्टेन हो, बिकॉज ये तो सर्टेन बोला है ना, इनका मानना है कि सब कुछ सर्टेन है, हमें पता हो सकता है कि मार्केट में ये स्टॉक कितना दूर तक जाएगा, बट रियलिटी में क्या सच में मार्केट सर्टेन है? नहीं, अनसर्टेन है। तो ये कुछ प्रॉब्लम इनके थ्योरीज में दिखता है, ठीक है, बट फिर भी इनका अप्रोच भी अपने ज़माने में बड़ा हेल्पफुल हुआ करता था, ठीक है सर। चलो तो चलो सर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सर? हेलो, क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? बताना सर। बोलो सर, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? चलो सर क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। ट्राई, लेट्स ट्राई सर। AB Engineering Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%। मतलब इसका कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर इसको और एक नाम से भी कहा जाता है डिस्काउंट रेट, ठीक है। मार्केट से जो पैसा उठा रहे हैं उसके बदले कंपनी को एटलीस्ट 10% रिटर्न देना पड़ता है। इट करेंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स सेलिंग एट 100 ईच, ठीक है, मार्केट में आउटस्टैंडिंग है 10,000 शेयर्स जो 100 करके मार्केट में सेल हो रहा है। The firm is contemplating the declaration of dividend of ₹5 per share at the end of the current financial year. It expects to have a net income of ₹1 lakh and has a proposal for making a new investment of ₹2 lakh. नेट इनकम 1 लाख होगा एंड प्रोपोजल दे रहा है कि नया इन्वेस्टमेंट करेगा 2 लाख का। कैलकुलेट करके आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ द फार्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड डिविडेंड्स आर पेड। ये एमएम के थ्रू से करना है, ओके, यूजिंग एमएम अप्रोच। When dividends are not paid and when dividends are paid। क्लियर हुआ बात? क्वेश्चन समझ में आया सर? पहले तो ये बता दो। अरे क्वेश्चन क्लैरिटी दिया क्या? चलो फिर कोशिश करते हैं। ठीक है, एमएम अप्रोच, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में हमें दो चीज पूछा है, जब कंपनी डिविडेंड पे करेगा तब क्या करना चाहिए और जब कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगा तब क्या करना चाहिए। तो दो अलग अलग सिनारियोज है, ठीक है। एक बार डिविडेंड नहीं करेगा, पहले वाला सिनारियो क्या है? पहला सिनारियो है सर जब डिविडेंड आर नॉट पेड, ठीक है, और फिर उसके बाद पेड। तो पहले नॉट पेड देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड, तो लिखो सर वैल्यू ऑफ द फर्म। हमें फर्म का वैल्यू पूछा है व्हेन डिविडेंड नॉट पेड। व्हेन डिविडेंड नॉट पेड सर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कुछ स्टेप से करते हैं सर, ठीक है। स्टेप 1 सर, कैलकुलेट करो प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। कैलकुलेट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। इजी है सर, अभी समझाता हूँ, आप खुद करोगे, मुझे ज़्यादा हेल्प जरूरत करने का ज़रूरत ही नहीं है।
सर आप मुझे बता सकते हो कि इसका KE कितना है, इसका P0 कितना है और इसका D1 कितना है? क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में इसका KE कितना है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, P0 मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में प्राइस कितना, और D1 मतलब डिविडेंड इसका कितना। ये तीनों अमाउंट अगर आप मुझे बता दोगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्राइस एट द बिगिनिंग एंड डिविडेंड। कोई तो बताओ सर। दादा डिविडेंड तो ₹5 पर शेयर। डिविडेंड ₹5 पर शेयर, तो क्या D1 5 कर लेंगे? डिविडेंड ₹5 पर शेयर क्वेश्चन बोला है, वेरी गुड सर। हाँ 50,000। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि डिविडेंड 5 बोला है, तो क्या D1 5 पर मान लेंगे क्या? हम लोग कौन सा सिनेरियो कर रहे हैं सर? हम लोग एक ऐसा सिनेरियो कर रहे हैं जिसमें कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है, कंपनी डिक्लेयर किया है। यस, तो फिर डिविडेंड क्या हो जाएगा? नील। वेरी गुड सर, बात समझा करो, सिनेरियो के हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन तो बहुत कुछ बोल सकता है, बट क्वेश्चन में भी नीचे पूछा है ना नॉट पेड, तो D1 इज 0। KE बताओ। मौसमी, रोशनी, ज्योति, विशाल। 10%। KE is 10%। वेरी गुड सर। और P0 मतलब प्राइस एट द बिगिनिंग 100। ओके। तो अगर ये पता चल गया तो हमें P1 पता चल ही जाएगा ना सर, बिकॉज हमें P1 पूछा है। दे आस्क यू P1 मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। स्टेप 1 में हम लोग P1 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जस्ट टेल मी, दिस इज 10%, दिस इज 100 एंड दिस इज 0, बिकॉज हम लोग जो एजम्पशंस लिया है डिविडेंड नॉट पेड वाला। सो P0 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1, P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, यही है ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में पुट करो, P0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 है ना, P0 100 है, और 100 इक्वल्स टू P1 कितना नहीं पता, P1 नहीं पता ना, D1 तो पता है 0। अच्छा, और 1 प्लस KE दैट इज वी ऑल्सो नो, 1 प्लस KE इज 0.10, 10% है तो 0.10। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से P1 मिल जाएगा सर 110। P1 इक्वल्स टू 110। थैंक यू सर। आया सबका? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। इधर P1 आ जाएगा और इधर 100 प्लस 1.10 हो जाएगा। ठीक है, 100 इंटू 1.10 तो 110। तो P1 क्या हो गया? प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना हो गया? 110। तो ये वाला एक वैल्यूएशन हमें चाहिए था, वी गॉट इट। नेक्स्ट, बट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ सर, अभी भी काम बाकी है। काम करते चलो, नाम जपते चलो। किसका? MM का। सर क्या बात करते हो, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? भगवान का गाना यहाँ कहाँ मर्जी लगा देते हो। यस, वो एक भजन है सर, काम करते चलो नाम जपते चलो। तो भजन करते हैं MM का। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसमें आपका अर्निंग बताना, मतलब यहाँ आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट ये करना है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट कितना करना है, मतलब एक्चुअली यू नीड टू फाइंड आई, है ना। कैलकुलेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको आई फाइंड करना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वैल्यूएशन ऑफ द फार्म का जो फार्मूला है उसका सारा डिटेल्स चाहिए, तभी जाके आप इसका कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टेप 2 में आपको ये करना है, तो इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा? सिंपल है सर, जस्ट टेल मी कंपनी का अर्निंग। तो करेंटली कंपनी क्या अर्निंग कर रहा है बताना सर। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ कितना, कितना नेट इनकम एक्सपेक्ट करता है ये? 1 लाख। 1 लाख।
तो जो नेट इनकम वो एक्सपेक्ट करता है वही उसका अर्निंग है, तो अर्निंग 1 लाख है। ओके, तो अर्निंग इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख। वेरी गुड सर। सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में क्या ख्याल है? क्या कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा? हाँ, नील। वेरी गुड सर, बिकॉज हम लोग जिस सिनेरियो में हैं उस सिनेरियो में डिविडेंड नहीं देना है। जिस सिनेरियो में हम लोग बात कर रहे हैं उस सिनेरियो में डिविडेंड नहीं देना है। अच्छा, फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, कितना फंड है? कितना फंड अवेलेबल है सर, क्या लगता है? अरे इट एक्सपेक्ट्स टू हैव नेट इनकम ऑफ 1 लाख और कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर 10,000 करके, तो शेयर्स हो गया। कितना फंड अवेलेबल है बिजनेस के पास? वही जो नेट इनकम उसके पास अवेलेबल है वही है 1 लाख, और क्या। तो फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। और ये कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहता है? बिजनेस टोटल इन्वेस्ट कितना करना चाहता है? एंड एज ए प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख, है ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा? 2 लाख। सो यू नो एवरीथिंग नाउ। आपका अर्निंग 1 लाख है, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नील है, फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो जाएगा और टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो जाएगा। ओके सर, तो बैलेंस फंड कितना चाहिए आपको? 2 1 लाख lakh. इन 1 लाख, है ना। वेरी सिंपल सर, 1 लाख आ रहा है तो और 1 लाख आपको चाहिए। सो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1 लाख। बैलेंस फंड रिकॉर्ड हो गया 1 लाख। बस सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। बैलेंस फंड रिकॉर्ड 1 लाख, ठीक है, तो आई निकल गया आपका। लेकिन अभी भी बात खत्म थोड़ी हुआ सर। स्टेप 3, सर नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू इशूड फॉर बैलेंस फंड, मतलब इस बैलेंस फंड के लिए कितना शेयर इशू करोगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड रिक्वायर्ड टू इशूड, रिक्वायर्ड टू इशूड, हाँ, रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड। कितना? इसके लिए आपको करना है डेल्टा एन। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको क्या करना है सर? डेल्टा एन। याद करो एक बार, पूरा कॉन्सेप्ट समझा के आया था। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है फंड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय प्राइस एट द एंड, प्राइस एट द एंड। और प्राइस एट द एंड को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं सर? P1, ठीक है, प्यार से बोलते हैं P1। सो नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या? डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन। प्राइस फंड्स रिक्वायर्ड कितना है आपका? 1 लाख। और डेल्टा एन P1 कितना निकला सर? P1 कितना कैलकुलेट कर चुके ऑलरेडी? 110, है ना। तो जस्ट कैलकुलेट सा 1 लाख बाई डिवाइडेड बाई 110, तो कितना हो जाएगा? यही है डेल्टा एन, ठीक है, जितना आएगा। তাহলে একটু উপরটা দেখো। हो गया? बट सर अभी भी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बातें हैं। स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 की बात है। स्टेप 4 में क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फार्म। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फार्म। अब फाइनल एरिया है बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला क्या है? यू नो सर, हम लोग लास्ट में जो फॉर्मूला बनाए थे NP0 का, वो फॉर्मूला काम आएगा अभी।
याद है क्या? अरे दिस वन, n प्लस डेल्टा n इंटू पी वन माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस e मतलब अर्निंग होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका अभी ज़रूरी होगा सर। दिस इज़ योर फॉर्मूला। अब पॉइंट इज दैट कि क्या इसके लिए जो जो डेटा चाहिए क्या आपने अरेंज कर लिया, दैट इज़ द बिग पॉइंट। ठीक है, तो इसको पुट करो सर, इसको पुट करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सो np0 n प्लस डेल्टा n इंटू पी वन माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, ओके, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। हो जाएगा? हाँ सर। सर n कितना है? n इज नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर? 10,000. यस, नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000। ठीक है, जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है। सो 10,000 प्लस डेल्टा एन ऑलरेडी यू कैलकुलेट, ये जो 1 लाख डिवाइडेड बाई 110, तो ऐसा ही पुट कर लो, इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही पुट कर लो 1 लाख डिवाइडेड बाई 110, यही दिस इज योर डेल्टा एन। ठीक है, इंटू 110 माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख। होल डिवाइडेड बाई, इसको पूरा होल डिवाइड करके 1 प्लस के ई मतलब 1 प्लस 0.10। सर जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। 10,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 110 इंटू 110 माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन सर। कितना आया? बोलो ना सर, कितना आया? কিরে কত এসছে? কারোর আসেনি? স্যার আমার সলভ করে দেখ, আসছে বোধহয় 10 লাখ। 10 crore. 10 crore 10 crore হবে না, দেখ ছটা শূন্য হবে, একের পর 6টা শূন্য হবে, 10 লাখ হবে, 10 লাখ। চেক কর ভালো করে একবার। এখানে 10,000 ডিভাইডেড বাই 110, 1 লাখ ডিভাইডেড বাই 110, 1 লাখ ডিভাইডেড বাই 110, এটা চলে আসছে, এটা প্লাস 10,000, যেটা আসবে ওটা ইন্টু 110, এটা হয়ে গেল 11,99,999 মাইনাস 2 লাখ প্লাস 1 লাখ মাইনাস 2 লাখ প্লাস 1 লাখ $10 lakh. ডিভাইডেড বাই 1.10। 10 lakh. 10 লাখই তো আসছে, মানে এরকম আমার এলো 99,99,999, সরি 9,99,999.99999, 10 लाख आया सबका 10 लाख। है दादा. ओके, विशाल एसছে 10 लाख। यस सर। यस सर। ओके, ज्योति का आवाज नहीं आ रहा, ज्योति आया क्या? Yes. तो अल्टीमेटली फार्म का वैल्यूएशन जो था वही हो गया, देखो 10,000 शेयर्स 100 करके,
10,000 शेयर्स 100 करके जो था वही हो गया, है ना। यही फार्म का वैल्यू था, वही वैल्यू रह गया, और इतना सारा पंचायती करके भी 10 लाख ही हुआ। लेकिन सर खेल तो अब बनेगा, खेल तो अब बनेगा। आपके मन में ज़रूर सवाल चल रहा है, सर इसमें एक कंपनी डिविडेंड दे रहा है, अब डिविडेंड को देखो। यस, चलो सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न, just solve this question again, but in this time using dividend, this time using dividend sir। बाकी सब कुछ एकदम सेम टू सेम। बात समझ में आया ना सर? The value of the farm when dividend not paid, and now value of the farm when dividend paid। value of the farm when dividend paid, ठीक है, value of the farm when dividend paid। तो चलो बताओ, स्टेप 1 अगेन, जल्दी बताना सर। अभी आपको समझ में आ गया है क्या करना है। के बताओ, P0 बताओ, एंड D1 बताओ, जो जो आपको पता होना चाहिए। के 10%, P0 you know 100, but this time D1 is not 0, this D1 is 5। clear ना sir? this time dividend is not 0, this time dividend is 5। P0 equals to P1 plus D1 whole divided by 1 plus KE, ठीक है, ओके। पुट कर लो सर, P0 is 100 equals to P1 is, P1 we don't know sir, P1 plus D1 कितना है 5, 1.1 plus 0.10 कितना होगा? P1 बताना सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और P1 बताओ। 105। थैंक यू सर, 105, ठीक है। P1 हो गया। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट निकालो, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ओके ओके। सर अर्निंग कितना है इसके पास? इसके पास अर्निंग ऑलरेडी कितना है? 1 लाख का, है ना, ऑलरेडी अर्निंग है 1 लाख का। पुट कर दो सर। अच्छा, इसके पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? ज़ीरो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा बताओ? 50,000। थैंक यू सर, वेरी गुड। जितना शेयर्स उसका मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो जो शेयर होल्डर के पास वो आउटस्टैंडिंग घूमता है उसी के बेसिस में देना है ना। अगर 10,000 शेयर मार्केट में है तो 10,000 का 5% करके 50,000। वेरी गुड सर, एकदम सर समझ गए आप। तो 10,000 करके 5%, 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, उतना शेयर्स पे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे ही डिविडेंड प्रोवाइड होगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 50,000। वेरी गुड, ओके। फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना होगा फिर? 1.5 लाख। फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है 50,000। फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट 50,000। थैंक यू सर। रोशनी 1 लाख अर्निंग था, डिविडेंड 50,000 दे दिया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बचेगा तेरे पास? हाँ 50,000।
है ना 50,000। सबको क्लियर हुआ 50,000 क्यों हुआ? ज्योति, विशाल, your earning is 1 lakh and your dividend distribution is 50,000, so what amount is available for you for investment? That is 50,000. okay na? Balance fund required, बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड कितना चाहिए आपको अभी? अच्छा नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ पहले, उसके बाद बैलेंस ना। सॉरी, टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख, जितना आपको करना है। टू लाख ओके, तो फिर बैलेंस कितना चाहिए? बैलेंस फंड रिक्वायर्ड 1.5 लाख। यस, यू आर राइट नाउ। टू लाख इन्वेस्ट करना है, बट आपके पास तो है 50,000 ही, तो फिर आपको चाहिए कितना? 2 लाख माइनस 50K इक्वल्स टू 1,50,000। ओके, वेरी गुड सर, हो गया स्टेप 2। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप 3 में number of shares required to be issued for balance fund। कितना शेयर इशू करोगे? कितना शेयर इशू करोगे सर? इसके लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड डेल्टा एन। सो नंबर ऑफ शेयर मीन्स डेल्टा एन, इसका मतलब है फंड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय प्राइस एट द एंड, प्राइस एट द एंड, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं P1। सो फंड रिक्वायर्ड इज 1,50,000, you all know some, and P1 is 105, you all know that. Don't solve this, इक्वेशन में सॉल्व कर लेना। And last, valuation of the firm as per MM, calculation of value of firm, calculation of value of firm, ठीक है, हम लोग VF भी बोलते हैं इसको, या फिर NP0। NP0 इसका फॉर्मूला क्या है? N प्लस डेल्टा N इंटू P1 माइनस I, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। Put all the data and calculate. Put all the data and calculate. N कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। डेल्टा N हमने इक्वेशन बना के रखा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 105, है ना? सही बोला ना रे? यस, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। P1 105 माइनस इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, एंड अर्निंग कितना है आपका? 1 लाख, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10। सॉल्व इट सा, सॉल्व करना प्लीज। 10 लाख। यस, अगेन 10 लाख। जब आपने डिविडेंड दिया तब भी जो आंसर आया, जब आपने डिविडेंड नहीं दिया तब भी सेम आंसर आया, 10 लाख। यही है एमएम का कॉन्सेप्ट, बड़ा लॉजिकल है इसके हिसाब से। अब देखो, बाद में फिर से एक बार गो थ्रू करना कि क्यों ऐसा हो गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली अगेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना एमएम का? अरे सर कंपनी की করবে ডিভিডেন্ড দেবে কি দেবে না? कंपनी
कंपनी डिविडेंड दे भी सकता है, ना भी दे सकता है। एमएम क्या कहता है, एमएम क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई चेंजेस नहीं है। एमएम का मानना क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएम? एमएम का मानना है, एमएम एटा बोल से ना, तो एमएम की एटा बोल से एमएम ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि भाई आप डिविडेंड दो या ना दो। एमएम का मानना है कि फर्म डिविडेंड दे या ना दे, वैल्यूएशन में नो चेंज। दैट इज द सिंपल एमएम अप्रोच। ठीक है, एमएम का कंक्लूजन क्या बताया आपको मैं? एज पर एमएम हाइपोथेसिस द वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन अनचेंज ड्यू टू डिविडेंड डिसीजंस। आप डिविडेंड दो ना दो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा, जैसे कि मौसमी मेरे को पूछ रहा है, सर ये डिपेंड करता है कंपनी का अर्निंग के बेसिस पे। जैसे आपको मैं तब से इतना सारा कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, आईटीसी, कोल इंडिया। देख नॉर्मली कंपनी डिविडेंड देता है कि नहीं देता है कि किस पे डिपेंड करता है जानता है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। ये मैं आपको मार्केट की बात करता हूँ, रियल मार्केट की, और ये अप्रोच उसी के बेसिस पे पहले बना और उसी के बेसिस में बाद में कंपनी भी इसको डिसीजन लेता है। इसका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है ना, कंपनी अगर डिविडेंड देता भी है ना भी देता है फर्क नहीं पड़ता। एज पर एमएम बात कर रहा हूँ, मानना ही है कि कंपनी डिविडेंड तब डिस्ट्रीब्यूट करता है जब कंपनी के पास इन्वेस्ट करने का जगह नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड सर, सिंपल लॉजिक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट तब करो व्हेन यू डोंट हैव ए एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें, बिजनेस में ऐसा होता है सर कि न्यू इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आपको दिखता नहीं है। ठीक है, कि मार्केट, आपको ऐसा फीलिंग आता है कि मार्केट सैचुरेटेड है। जैसे कि आईटीसी मेनली जिस बिजनेस पे इसका अर्निंग होता है ना, वो है सिगरेट बिजनेस। ठीक है, इसका सबसे बड़ा अर्निंग का जगह। बट करेंट डेट में गवर्नमेंट सिगरेट को पॉपुलर नहीं करना चाहता। ये 90s 2000 में सिगरेट से बहुत इनकम कर लिया, बट सिगरेट इज नो मोर मतलब द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिगर में नहीं दिखता है। उल्टा नेगेटिव मार्केटिंग है आईटीसी का। मार्केट की बात कर रहा हूँ, सिगरेट में पैकेट में क्या ऐसा 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 फेफड़ा दिखाते हैं, कैंसर, हाँ तंबाकू पीने से कैंसर होता है। मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करोगे और उसका मार्केटिंग अगर नेगेटिव होता है, ये बिजनेस के लिए कितना खतरनाक है। इंडियन बिजनेस, ऐसे आप कोई बोलेगा सर जो नशा करता है वो तो करता ही है ना, यस, तभी तो आईटीसी ने इतना कमाया। ठीक है, लेकिन न्यू प्रॉब्लम जो है सर, ये जो मतलब तंबाकू का बिजनेस है ना, मतलब बेसिकली सिगरेट का बिजनेस है, इस बिजनेस में नेगेटिव मार्केटिंग है और होना भी चाहिए, है ना, समाज के लिए। तो आईटीसी इसलिए सिगरेट में ना न्यू कुछ करना नहीं चाहता, ये अपना बिजनेस एरिया चेंज करना चाहता है। ऐसे आईटीसी बहुत सारा जगह में है। आईटीसी रिसेंटली टेक्नोलॉजी पे भी आया है, आईटी सेक्टर्स में भी आईटीसी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है। आईटी है सर, उसका होटल है। ठीक है, इसका यहाँ पर डिटेल्स दिखता है ना वैसे तो थोड़ा बहुत, ये देखो जैसे ही मैं आईटीसी का ब्रांड देखता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ ब्रांड्स दिखेगा फेमस आईटीसी सिगरेट में है। आईटीसी, ये देखो कितना सारा सिगरेट ब्रांड आप लोग जानते हो, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कार्ट, यही इसका मेन बिजनेस है जहां से इसको बहुत इनकम हुआ। बट रिसेंटली आईटीसी अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। ठीक है, कैसे देखो, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद का जो आटा मसाला, ठीक है, ये सब बहुत कुछ, सूजी, मैदा, सनफिस्ट बिस्किट्स में, बिंगो चिप्स में, फियामा, हाँ साबुन में, आई होप आप लोग जानते हो, सेवलॉन, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल मतलब कपड़ा वगैरह में, व्हील्स लाइफस्टाइल इसका ही है, जॉन प्लेयर्स इसका है, होम लाइट्स मतलब कुछ बेसिकली ये क्या बोलते हैं होम लाइट्स, आई डोंट नो बट क्या है, बट कुछ है प्रोडक्ट इसका, मंगलदीप धूपकाठी, ठीक है, मिंटो फ्रेश जो चॉकलेट है, क्लासमेट जो किताब वगैरह है, ये सब इनका है। इसके साथ इनका होटल भी अलग से है। ठीक है, होटल बिजनेस तो आप लोग जानते ही हो। तो ये अपना बिजनेस एरिया चेंज कर दिया है, लेकिन सिगरेट से जितना पैसा मिलता था उतना पैसा बाकी चीज से नहीं आता है सर। ठीक है, इसीलिए न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इसको करेंटली नहीं दिख रहा है, बट इसके पास पैसा बहुत है। अब जब आपके पास पैसा है और न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो जो आपका शेयर होल्डर्स है उनको तो खुश करना चाहिए ना। अगर शेयर होल्डर्स को आप हैप्पी नहीं रखोगे, वो क्या करेगा, शेयर बेच के निकल जाएगा। तो शेयर बेच देगा तो फिर क्या होगा, इसका शेयर प्राइस मार्केट से धड़ाधड़ नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा और इसका कैपिटल जो है ना इसके हाथ में, अगर आपका शेयर्स लोग बेच देता है तो फिर इसके बारे में एक नेगेटिव अप्रोच क्रिएट होता है, न्यू मार्केट में और कैपिटल रेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो
कंपनी जब कैश रीच होते हैं तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए, शेयर होल्डर्स को हैप्पी रखने के लिए और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ बुझली मौसमी? है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस से वो जैसा जैसा प्रॉफिट करेगा उसके हिसाब से वो डिविडेंड देगा। लेकिन अगर उल्टा साइड में तुम अगर रिलायंस को देखते हो, डीमार्ट को देखते हो, ठीक है, इनका सोच अलग चल रहा है। ठीक है, इनका सोच अलग चल रहा है। रिलायंस का सोच क्या चल रहा है? रिलायंस देख रहा है कि भाई मेरे बिजनेस में भी ग्रोथ बहुत है। ठीक है, और रिलायंस का जो इन्वेस्टर्स है वो भी रिलायंस का ग्रोथ के बारे में ही सोचता है। वो रिलायंस का डिविडेंड के लिए पागल नहीं होता। वो सोचता है कि ये कंपनी बहुत दूर जाने वाला कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी बहुत दूर ले जाने वाला कंपनी है, हम इसके साथ रहेंगे, तो आप मुझे डिविडेंड मत दो। ठीक है, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, आप बिजनेस में ग्रोथ कराओ। आप जियो लाए हो, जियो मार्ट लाए हो, ठीक है, जो जो कर सकते हो करो, आप न्यू न्यू एवेन्यूज ढूंढो, नया नया बिजनेस लाओ, हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और अप्रिसिएशन करेंगे। तो इन दैट केस इन्वेस्टर इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड विद द डिविडेंड। ठीक है, सो इट्स डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, डिविडेंड देगा कि नहीं देगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ओनली कोई मॉडल या समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन एमएम का क्या मानना है? एमएम का मानना है कि भाई डिविडेंड दो या ना दो, वैल्यूएशन में नो चेंजेस। ये एमएम अपना अप्रोच दिया है आपके सामने। बोलो सर, क्लियर हुआ बात? एमएम अप्रोच बोलो हाँ सर। सर। ठीक है, डिविडेंड का आइडिया लग रहा है ना सर? एक आइडिया लग जाए ना तो दूसरा आइडिया में ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, बस उनका कहना अलग हो जाता है, बस इतना फर्क होता है। अगर आप वाल्टर मॉडल देखते हो ना, वाल्टर मॉडल भी देख लो एक बार। वाल्टर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions: ऑल इन्वेस्टमेंट proposals ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली। इनका मानना है फर्म जो अर्निंग करेगा, जो पैसा उसके पास बचेगा, सिर्फ वहीं से वो बिजनेस को पैसा देगा, मार्केट से कोई न्यू रेजिंग नहीं होगा। थोड़ा डिफरेंट सोच है ना, थोड़ा डिफरेंट सोच है। मतलब मार्केट से कोई न्यू इशू, कोई न्यू इक्विटी शेयर नहीं आएगा। रिटेन अर्निंग, जो कंपनी के पास अर्निंग होगा अपने प्रॉफिट को ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है इनका। आर का मतलब है इसका रेट ऑफ रिटर्न, के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट। जो के ई है ये कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, बिकॉज रिटेन अर्निंग है ना, अपने बिजनेस के प्रॉफिट से ही तो डालेगा, तो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ज्यादा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ज्यादा चेंजेस कैसे आएगा? तो कैपिटल आर कांस्टेंट। इनका भी मानना है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स, द फर्म ऑपरेट्स इन अ मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। सेम कॉन्सेप्ट में ये भी काम कर रहा है। No taxes or no tax discrimination between dividend income and capital appreciation. It means there is no difference in taxation of dividend income and capital gain. This assumption is necessary for the universal concept. मतलब अगर पूरा वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली मैटर को समझना है तो वाल्टर का भी मानना सेम है जैसे कि एमएम का भी मानना है कि टैक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज डिफरेंट कंट्री का टैक्स सिस्टम डिफरेंट होता है। नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मार्केट में स्टॉक या इक्विटी को जो भी लेन देन होता है उसमें कोई ट्रांजैक्शन या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है एकदम बेकार सिचुएशन, मतलब बेकार कॉन्सेप्ट है। एंड द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, इट्स 100% राइट सर। बिजनेस का लाइफ परपेचुअल होता है। यू ऑल नो अबाउट कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब कंपनी लॉ में भी इसके बारे में बताया गया है, मतलब बिजनेस बंद नहीं हो सकता, गोइंग कंसर्न। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस इज बेस्ड ऑन वाल्टर फॉर्मूला इज कुछ ऐसा। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऐसे डिसाइड होता है वाल्टर के हिसाब से: डी प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई। सर अगेन फॉर्मूला को रटना नहीं है, जैसे आपने एमएम समझा, अगर आप इसी तरह से वाल्टर को भी समझ लेते हो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। पी फॉर क्या है सर? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ई फॉर क्या है? अर्निंग पर शेयर। ओके, दिस ई इज अर्निंग पर शेयर। इस डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, इनका सोच थोड़ा अलग है। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर आप ऐसे बोलो कि रिटर्न अर्निंग, सॉरी रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, या फिर बोलो डिस्काउंट रेट, दैट इज के ई। एंड आर इज देयर ऑल्सो, देयर इज आर। आर का मतलब है सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो लोग ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ चुके हो, कैपिटल बजटिंग में हम लोग पहले आईआरआर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं किया वो बाद में करेगा जब कैपिटल बजटिंग कराऊंगा। ठीक है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, उसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न समझाया गया है। डोंट वरी,
इसका मतलब ये नहीं कि अभी समझ में नहीं आएगा। सिंपल इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो हर प्रोजेक्ट का ना रिटर्न देने का ना अंदर का एक कुछ छुपा हुआ रिटर्न होता है। दिस IRR कैलकुलेशन इज नॉट इजी। जो लोग IRR कर चुका है पहले, दे नो कि किसी भी प्रोजेक्ट का इंटरनल रिटर्न कितना हो सकता है, उसका कैलकुलेशन इज वेरी वेरी टफ बट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यस, मतलब जैसे मानो कि आप दूध के बिजनेस करोगे, ठीक है, आप AC का बिजनेस करोगे, आप मोबाइल का बिजनेस करोगे, तो किस बिजनेस में कितना रिटर्न आता है? कोई बोलता है इस बिजनेस में 20% रिटर्न है, कोई बोलता है 50% रिटर्न है, कोई बोलता है 10% रिटर्न है। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल, बिजनेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है, मैं अभी IRR पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं करूंगा, सिंपल इतना समझ के चलते हैं सर। रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट में बात करता है IRR, ठीक है, R। ये जो फार्मूला आपको समझ में ऊपर में दिखाया गया, ये किसने बताया सर? ये बताया सर प्रोफेसर जेम्स E. वाल्टर ने, which shows how dividend can be used to maximize the wealth of equity holders। इनका मानना है ये रेलिवेंट थ्योरी है, इररेलिवेंट नहीं। MM का मानना है इररेलिवेंट, बट इसका मानना है रेलिवेंट, कि डिविडेंड इज रेलिवेंट फॉर द कंपनी। तो which shows how dividend can be used to maximize the wealth of equity holders। मतलब वॉल्टर का मानना है कि डिविडेंड को यूज किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। इसके लिए इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट भी दिया है। ही आर्ग्यूज दैट इन द लॉन्ग रन शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स। लंबा रन में जो शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट करता है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स, मतलब फ्यूचर में कंपनी कितना डिविडेंड देगा वही कंपनी का शेयर प्राइस आ जाता है। ये मानना है वाल्टर का, बट इन रियलिटी हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ कंपनी तो डिविडेंड तक देता नहीं है, फिर भी उसका शेयर प्राइस बहुत हाई होता है। इसके बारे में भी वाल्टर ने कुछ कहा है सर, मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स में बताता हूं। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, रुको। रिटेंशन इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइस ओनली थ्रू देयर इफेक्ट ऑन फर्दर डिविडेंड्स। A close study of the formula indicates that Professor Walter emphasizes two factors which influence the market price of his shares. First, dividend per share. Second, relationship between internal rate of return and cost of capital, that is market capitalization rate। ठीक है, ये वॉल्टर ने देखा है कि दो चीजें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंप्रूव करता है। एक डिविडेंड पर शेयर, मतलब कंपनी डिविडेंड कितना देता है, जैसे कि शेयर्स लाइक ITC, शेयर्स लाइक कोल इंडिया, ठीक है। इसके बारे में ना मार्केट में जो कंपनी डिविडेंड देगा लोगों को क्या लगेगा, इसका शेयर खरीदते हैं। जैसे रोशनी अभी 2 मिनट पहले बता रहा था कि दादा एक बार ONGC देखो, दादा एक बार ITC देखो, दादा एक बार कोल इंडिया देखो, बिकॉज दे आर डिविडेंड रिच कंपनी, वो कंपनी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक अप्रोच होता है कि सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी का रिटर्न देने का क्या ताकत है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट। ये दोनों चीज एक्चुअली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को दिखाते हैं, ये वाल्टर भी मानता है, ठीक है। तो वाल्टर इसी मुद्दे पे आर्ग्यू किया है, इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इफ द इंटरनल रिटर्न और रिटर्न अर्निंग इज हायर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वुड बी हाई। समझना सर, कहता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब आपका जो इंटरनल रिटर्न या रिटर्न अर्निंग है वो अगर मार्केट इक्विटी से हाई है तो ऑर्डिनरी शेयर का वैल्यू जो है ना सर वो हाई होगा, इवन इफ डिविडेंड्स आर लो। अगर डिविडेंड लो भी है तो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अर्निंग इज हायर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपका रिटर्न, सिंपल बात है, रिटर्न, ओके, आप जो बिजनेस में रिटर्न कमाते हो या जो रिटर्न अर्निंग कमाते हो, अगर आपका R ज्यादा है, R ग्रेटर देन KE, सिंपल बात है। अगर आपका रिटर्न इक्विटी से ज्यादा है तो सिंपल बात है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर। जैसे या टाटा मोटर्स का शेयर देखोगे ना आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा, टाटा मोटर्स, गूगल में लिखने से आता है ऐसा, टाटा मोटर्स लिमिटेड फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स, दिख रहा है सर, देखो ऐसे लिखा होता है फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, ऐसे भी लिखना होता है, इक्विटी शेयर्स ही है सर, ओके। तो कहना समझ में आ रहा है सर, अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो रिटर्न अर्निंग है, सॉरी एक सेकेंड, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न अर्निंग मतलब जिस रेट से आप अर्निंग करते हो, अगर आपका रिटर्न अर्निंग या फिर इंटरनल रिटर्न अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो फिर
द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर वुड बी हाई इवन इफ डिविडेंड्स आर लो। अगर बिजनेस कम भी डिविडेंड देता है फिर भी शेयर हाई होता है। जैसे कि रिलायंस जैसा कंपनी हो या डीमार्ट जैसा कंपनी हो जिसका रिटर्न बहुत हाई है कंपेयर टू इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसीलिए डिविडेंड देता नहीं है फिर भी शेयर में ग्रोथ है। हाउएवर if the internal return within the business is lower than what the market expects, the value of the share would be low. In such a case, shareholder would prefer a higher dividend so that they can utilize the funds so obtain elsewhere in more profitable opportunities. ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स अपना अपॉर्चुनिटी दूसरा जगह पे ढूंढेगा। इससे चलता है कंपनी क्या करता है, हायर डिविडेंड देता है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं दे पाता ना, इसीलिए जो मैं आपको इतना देर से समझा रहा था। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे टाटा मोटर्स ग्रोथ कंपनी है सर, ठीक है, टाटा मोटर्स ग्रोथ कंपनी है, इसका डिविडेंड रिटर्न अच्छा नहीं है बट इट्स अ ग्रोथ कंपनी। ठीक है, अगर आप लास्ट 1 साल से देखोगे टाटा मोटर्स को, इट्स अ वेरी बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है कंपनी ने। ठीक है, तो कहने का मतलब है आईटीसी जैसा कंपनी उसका इंटरनल रिटर्न अच्छा नहीं है। ठीक है, आईटीसी का इंटरनल रिटर्न अच्छा नहीं है इसलिए आईटीसी अच्छा डिविडेंड देता है। या फिर कोल इंडिया, इंटरनल रिटर्न अच्छा नहीं है इसलिए अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। लेकिन रिलायंस, उसका ग्रोथ है, उसके बिजनेस पे, मतलब उसका रिटर्न अच्छा है बिजनेस पे, तो जिसका आईआरआर अच्छा होगा कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कंपनी क्या करेगा, डिविडेंड अगर ना भी देगा तो भी शेयर में ग्रोथ है, मतलब ये जो शेयर है उसको एप्रिसिएशन दिखेगा। जैसे रिलायंस, ठीक है, एप्रिसिएशन दिखता है। आईटीसी का देखो शेयर में उतना एप्रिसिएशन नहीं है लेकिन डिविडेंड अच्छा देता है। समझ रहे हो सर, वॉल्टर सेम बात कर रहा है, देख रहे हो ना आप लोग, मैं आप लोगों को इतना देर से जो समझा रहा हूँ ये सब वॉल्टर पहले बोल चुका है, तभी तो वॉल्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग। ए बोलो ना सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, कोई है क्या? नहीं, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। Yes. तो if the internal return within the business is lower than what market expects, the value of share would be low. In such a case, shareholder would prefer a higher dividend so that they can utilize funds to obtain elsewhere in more profitable opportunities. ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आ गया। वॉल्टर मॉडल एक्सप्लेन्स, वॉल्टर को एक्सप्लेन करके मैं आज का क्लास को कंप्लीट करूंगा सर, जस्ट अ मिनट। वॉल्टर model explains why market price of shares of growing companies are higher even though the dividend paid out is low. वॉल्टर इसमें बात किया है जो मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि वॉल्टर मॉडल एक्सप्लेन व्हाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रोइंग कंपनीज आर हाई इवन दो डिविडेंड पेड आउट इज लो। जैसे कि रिलायंस, जैसे कि डीमार्ट, डिविडेंड देता ही नहीं है डीमार्ट, शेयर का ग्रोथ देखा आपने। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ सर्टेन कंपनीज व्हिच पे हायर डिविडेंड्स and retain very low profits is also high. बात समझ रहे सर? It also explains why the market price of shares of certain companies which pay higher dividend and retain very low profits, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बहुत कम रखता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कम करता है फिर भी उसका शेयर में हाई होता है। इसके बारे में भी बात किया, डिविडेंड भी देता है, ठीक है, रिटेन वेरी लो प्रॉफिट भी लो करता है बट फिर भी शेयर प्राइस भी हाई जाता है। जैसे कि उसमें आपको कुछ कंपनीज का नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी मुझे याद नहीं है। As explained above, market price is dependent upon 2 factors. Firstly, मतलब शेयर का जो प्राइस है ना सर, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एकदम। मतलब मुद्दे की बात बताता हूँ, बहुत लोग शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं बट दे डोंट नो, मतलब मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेगा बट दे डोंट नो द इंटरनल मैटर कि शेयर प्राइस कैसे होता है, उसका क्या इफेक्ट चलता है। Market prices depend upon 2 factors. Firstly, the quantum of dividend and secondly, profitable opportunities available to the company. जो कंपनी का प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज दिख जाएगा ना उसमें लोग भर भर के इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जिसमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखेगा उसमें नहीं इन्वेस्ट करेगा। और जो कंपनी डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करेगा उसमें भी कंपनी भर भर के लोग इन्वेस्ट करता है। यही एक्चुअली स्टॉक मार्केट में आपको सिखाया जाता है। स्टॉक मार्केट का जो क्लास चलता है ना उसमें एक्चुअली यही सब चीज सिखाया जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये तो ये भी एक तरीका है, ये भी स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ी ना आउट ऑफ स्टॉक मार्केट है, ये तो अंदर की बात ही चल रहा है। सो it is obvious that when a company retains a part of its profit, it has to think in terms of the cost of such retention. मतलब अगर आप प्रॉफिट को अपने पास रखते हो तो उसको कितना कॉस्ट पड़ जाता है। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज चीपर एंड मोर प्रॉफिटेबल फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी टू हैव कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिटेन इन द बिजनेस और गेट द सेम इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड। दिस इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग देयरफॉर इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, that is the benefit which shareholder forgo in terms of leaving the funds in the business। मतलब ये बिजनेस को डिसाइड करना होता है
कि वो क्या करेगा, अपना रिटेन अर्निंग को डिविडेंड के तौर पे दे देगा या फिर बिजनेस के पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसमें इन्वेस्ट करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें 3 पॉइंट मेनली आता है सर, एक IRR, एक KE और एक ऑप्टिमम पे आउट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कंपनी ग्रोथ कंपनी है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वाल्टर का, ये बहुत पॉपुलर है। इवन क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इतना लिखने से ही बहुत लोगों को काम बन जाता है सर। अगर ग्रोथ फॉर्म है तो R शुड बी ग्रेटर देन KE, मतलब आपका रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा होना चाहिए। कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस पर शेयर नेगेटिव है, ठीक है, मतलब डिविडेंड साइज के साथ मार्केट प्राइस का लेना देना नहीं है सर, ठीक है, डिविडेंड के साथ मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट्स अ ग्रोथ फॉर्म। ग्रोथ फॉर्म के केस में रिटर्न ज्यादा है इक्विटी से, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 0 है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0, समझ रहे सर? देखना यहाँ पर आपको हमेशा जब भी आप कंपनी एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर आपको पे आउट रेशियो भी शो करता है। ये देखो सब फंडामेंटल्स है सर, फंडामेंटल्स। ये देखो लुक हियर, इसका DPS है 10.75 एंड इसका पे आउट रेशियो है 1, ठीक है। तो इट्स ओके, मतलब ये ITC का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो ग्रोथ ITC तो नहीं है, बिकॉज ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नॉट 0, ठीक है, 0 नहीं है, 1 है उसका। जो कांस्टेंट होता है ना सर, R इक्वल्स टू KE होता है, मतलब जितना रिटर्न करता है उतना इक्विटी है, उसका भी डिविडेंड के साथ मार्केट प्राइस का रिलेशन एज सच नहीं रहता, नो को रिलेशन, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, जितना पे आउट रेशियो होगा पूरा ऑप्टिमम होगा। इट्स लाइक थोड़ा बहुत ITC जैसा। बट डिक्लाइन कैसा होता है, कंपनी जब डिक्लाइन करता है ना तो R लेस देन KE होता है, मतलब रिटर्न KE से भी कम, वो पॉजिटिव डिविडेंड के साथ रिलेशन पॉजिटिव होता है। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड देगा तो कंपनी मार्केट प्राइस बचा रहेगा, तो वो 100% पे आउट रेशियो करता है। कितना करता है, 100%, ठीक है, 100% पे आउट रेशियो करता है, समझ रहे हैं ना सर? तो इस तरह से मार्केट में डिविडेंड रेशियो काम करता है एज पर वाल्टर, जो आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। तो इससे वाल्टर कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ना सर, वाल्टर का कॉन्सेप्ट। अरे क्या बोलते हो सर, बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है वाल्टर? Yes, sir. तो ग्रोथ है ना। ओरिएंटेड कंपनी में क्या होता है, इन दिस कंडीशन ए कंपनी इज एबल टू इन्वेस्ट यूटिलाइज द फंड इन ए बेटर मैनर, है ना, देयरफॉर शेयर होल्डर्स कैन एक्सेप्ट लो डिविडेंड। जब इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि कंपनी इन्वेस्ट करे, फंड को यूटिलाइज करे, हमें बिजनेस बढ़ा के दिखाए, हमें लो डिविडेंड नहीं चाहिए, तो लो डिविडेंड में शेयर होल्डर खुश है, बिकॉज देयर वैल्यू ऑफ शेयर वुड बी हायर, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा मजा आएगा। डिक्लाइनिंग कंपनी मतलब बिजनेस में दम नहीं है, धीरे धीरे कम बंद हो रहा है। इन दिस कंडीशन ए कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, therefore shareholders would prefer to higher dividend so that they can utilize their funds elsewhere in more profitable opportunities। वो ज्यादा डिविडेंड मांगेगा नहीं तो बिजनेस में जितना कैपिटल है वो भी नहीं रहेगा। सो डिक्लाइनिंग कंपनी ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये डिविडेंड के साथ ग्रोथ का फर्क वाल्टर ने हमें समझाया, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ वाल्टर मॉडल क्या है सर? इट्स फॉर्मूला इज सिंपल, अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। इट कैन एनविसेज different possible market price in different situations and consider internal rate of return, market capitalizations and dividend payout ratio in determination of market value of shares। तो काफी वर्सेटाइल लेवल में वाल्टर बात करता है सर, काफी वर्सेटाइल एरिया में बात करता है। एंड द फॉर्मूला, इसका लिमिटेशन जो है, द फॉर्मूला डज नॉट कंसिडर ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर प्राइस, मोरओवर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इज डिफिकल्ट। यस, जो इसने एक्चुअली फिक्स रेट मान लिया ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट के ऊपर है ना, इसने ज्यादा फोकस नहीं किया, कि केई के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है, कि फ्री नहीं है, फिक्स बना रहा है। फॉर्मूला इग्नोर सच फैक्टर्स, टैक्सेशन इग्नोर कर रहा है जो रियल लाइफ में पॉसिबल बहुत कम है, वेरियस लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, मैनेजमेंट पॉलिसी, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिविडेंड पॉलिसी एंड सो ऑन। तो कुछ लिमिटेशंस वाल्टर का भी है, बट बहुत सारा एरिया में काफी अच्छा पॉइंट डिस्कशंस वाल्टर ने किया है। तो एक काम कीजिएगा सर, अगर आपको वाल्टर भी समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे के रखा, आप लोग वाल्टर पढ़ना, मैं नोट भी, ये वाला नोट भी शेयर करता हूँ। वाल्टर समझने के बाद गॉर्डन भी एक बार पढ़ना, ठीक है। जितना आपको मैं समझाया, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अगर आप MM समझ गए, वाल्टर समझ गए, तो आपको गॉर्डन भी समझ में आएगा। रीड करना, कल के क्लास में मैं आपको गॉर्डन भी समझाऊंगा
और गॉर्डन का क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस शेयर करके रखा, तो प्लीज़ एक बार जितना हो सकता है सारा क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करना सर, ठीक है? ठीक है सर, है दादा। इतना ही है सर आज। ओके, कोई क्वेश्चन है तो करो, नोट शेयर करता हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर कर दिया, अदरवाइज टाटा, गुड नाइट सर फिर। राखी दादा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट मौसमी।